दोस्तों जिंदगी में प्रैक्टिस ऐसी करो कि यार देख कर ना लोग दांतों तले उंगली दबा लें कि वाह यार किस चक्की का आटा खाता है ये इंसान। तो ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए। और वो कैसी होगी? वो होगी डेली। जब किसी चीज़ को आप लोग अपनी आदत बना लेते हैं। आप लोगों ने एक छोटी सी बात सुनी होगी कि इंसान जो होता है वो अपनी आदतों का पुतला होता है। यानी कि जैसे जैसे उसकी आदतें बदलती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं, और वैसे वैसे ही वो इंसान जो है वो अपनी किस्मत लिखता चला जाता है। तो इसीलिए हमेशा अपनी कुछ आदतें ज़िंदगी में अच्छी रखो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अपने दिन की शुरुआत है हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ों के साथ में करो। नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। मतलब अंदर थोड़ा सा ऐसा भाव रखो कि वाह यार आज का ये दिन मुझे मिला है, शानदार तरीके से इसको निचोड़ लेना है। इस दिन में से जितनी भी एनर्जी है वो सारी निकाल लेनी है मुझे, और हर एक काम को फुल एनर्जी के साथ में करना है। एक इंसान वो है जो कि एक काम को 1 घंटे में कर रहा है फुल एनर्जी के साथ में, वो बिल्कुल फोकस से उस काम को कर रहा है। बराबर में एक और बैठा है, वो बिल्कुल भी एनर्जी के साथ में नहीं और फोकस बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का टाइम इतना ही लगेगा, पर भाई साहब रिजल्ट देखना। इसी कहते हैं कि अगर पढ़ो 4 घंटे पढ़ो तो पढ़ो, अगर भले ही 1 घंटे पढ़ो तो पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे बैठे हुए हैं और पर लेकिन पढ़ाई जो है वो 1 घंटे की भी नहीं हुई है। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस और फोकस। ये दो चीज़ें जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में ले आई, वो इंसान का कभी भी कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी रिजल्ट जो है वो उसका रुकने वाला नहीं है। हमेशा फाइनल डेस्टिनेशन पर आप लोग पहुंचोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैक्सिमम जो डिस्ट्रैक्शन आप लोगों की ज़िंदगी में आता है वो आप लोगों के आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को चूज़ करना है उसमें से कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को आप लोगों के पाथ तक जाने से रोक रही है। दोस्त बहुत सारे होंगे कई सारे लोगों के ज़िंदगी में, फालतू के दोस्त जो है ना उनको निकाल के फेंक दो जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों के पास नहीं होने चाहिए वो इंसान जो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, क्योंकि 1 साल या 1.5 साल बाद जब रिजल्ट आएगा ना उस टाइम पर आप लोगों को पता चलेगा अहमियत क्या थी इस तरीके के लोगों को अपनी ज़िंदगी में से निकालने की। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो यार, अपने काम पर फोकस करो, और वो काम जो आप लोगों को जिस पर आप लोग फोकस करने जा रहे हैं वो हमेशा आप लोगों को रिजल्ट देता हुआ, मोटिवेट करता हुआ आगे बढ़ेगा अगर दिल लगाकर आप लोग काम करेंगे। इसीलिए मैं आप लोग कहता हूं जो बच्चे रेगुलरली मॉर्निंग से उठकर अपना दिन ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके कमेंट पढ़ा करो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके। डेली रेगुलरली उनकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, एक एक दिन आप लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट करता है। इसीलिए कहता हूं मैं डेली 5 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर देना तो आप लोगों को देखते ही देखते 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के अंदर का स्टेमिना बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो कल कितने घंटे पढ़ाई करी और आज का क्या टारगेट है, क्या आप लोग करने वाले हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं डेली आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं और सच्ची बताऊं कई बार तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूं। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करो अपने दिन को एक शानदार चीज थॉट के साथ में कम से कम आप लोग स्टार्ट करो। काफी शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है। छोटा सा काम करना है और वो है टकटकी लगा कर देखना, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं उनका आंसर भी आप लोग दे सको। यानी कि मतलब ये है कि जो भी करंट और स्टैटिक का पोर्शन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें क्वेश्चन भी होंगे और वो तब आंसर आप लोग दे पाओगे जब शानदार तरीके से आप लोग उसको टकटकी लगा कर देखोगे। तो आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बड़ी ही प्यारी और शानदार बात बोली गई है, बोला है आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आप लोगों को जब लगे ना एक तरकीब आप लोगों की काम नहीं कर रही है तो भाई साहब दूसरी तरकीब होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। यानी कि टारगेट तो एक ही है कि एग्जाम क्लियर करने हैं, पर तरकीबें क्या क्या लगानी है एग्जाम क्लियर करने के लिए वो आप लोगों के साथ में बहुत सारी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तरकीब काम नहीं कर रही फिर भी उसके पीछे लगे हुए हैं। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिल। आप लोग जिंदगी में जब आगे बढ़ेंगे ना तो एक मंजिल खत्म होगी, दूसरी मंजिल, दूसरी होगी, तीसरी, ऐसे बढ़ती रहेंगी। डेली आप लोग के टारगेट बदलते रहेंगे। बचपन में टारगेट था कि साइकिल आ जाए, भाई साहब मोटरसाइकिल मिल जाए, बस यही। आज की डेट में टारगेट चेंज हो चुके हैं, अब गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जिंदगी आप लोग की बदलती हुई नजर आएगी। तो एक मंजिल खत्म हो गई फिर कोमा लग गया, दूसरी खत्म हो गई फिर कोमा लग गया। तो जिंदगी में कोमा होना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं, बस साइकिल मिल गई, बस साइकिल को एंजॉय करना नहीं। अपनी जिंदगी में हमेशा बड़े टारगेट रखो। तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर बहुत ही शानदार बात बोली गई, अगर ध्यान से इसको समझोगे कि एक तो तरकीबें बहुत सारी रखो और दूसरा मंजिल एक राह का पत्थर है उसको दूर करो और अगली तरफ बढ़ो। बोला रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। आप लोगों को हमेशा बढ़ते रहना है। इंसान को मरते दम तक अपनी जिंदगी को अगर शानदार तरीके से एंजॉय करना है तो बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी को लेकर चलना है जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में जो है वो क्रिकेटर खेलते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड में जब क्रिकेटर की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ तो दिन जो है कल का ज़्यादा अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि हम जो है पहले पाकिस्तान से हार गए और अब जो है हम लोग श्रीलंका से हार गए। आप लोगों ने मैच देखा? किस किस ने देखा?
दिल पर ज़्यादा दर्द लेने की या फिर दुख लेने की जरूरत नहीं है। अभी मौका है पर लेकिन मौका बहुत कम है। अगर पाकिस्तान जो है हार जाता है अफगानिस्तान से तो हम लोग जो है आगे मैच खेल सकते हैं, यानी कि हमारी चांस हैं। पर लेकिन बताओ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारेगा, इसके कितने चांस हैं? तो आप लोग बताइए जरा। ये काफ़ी एक दुखद घटना देखने को मिली कल। तो श्रीलंका ने हम लोगों को 6 विकेट से हरा दिया, ठीक है। तो एक तरीके से किस ने पूरा मैच देखा, आप लोगों को कैसा लगा मैच और किसकी गलती लगी आप लोगों को? गलती तो देखिए किसी की भी नहीं है यार, सारे शानदार तरीके से खेलते हैं, मेहनत से खेलते हैं। बस यही है कि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कैसा आना है वो बात करता है, ठीक है। तो एशिया कप का जो फाइनल है वो आप लोगों को क्या लग रहा है, किस किस के बीच में एशिया कप का फाइनल होने वाला है? तो ये था पूरा मैच। बाकी मैं तो अक्सर रिजल्ट देख लेता हूँ यार, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है मैं पूरा मैच बैठ के देखूँ। अक्सर जो फाइनल होता है अगर उसमें इंडिया खेल रहा है तो वो मैं ज़रूर देखता हूँ, ठीक है। पर लेकिन नॉर्मल मैच जो है वो मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। बाकी रीज़न भी है क्योंकि टाइम इतना सारा लग जाता है, तो उसमें आप लोग और भी काम कर सकते हैं। खेलने वाले अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को अपने काम पर फोकस देना चाहिए। तो ये ज़रूरी भी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ओके, आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बताइए कौन है, पहचानो कौन। तो देखता हूँ कौन कौन पहचान पाता है आप में से। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि अब आने वाले टाइम में एक बहुत ही एक ऐसी कंट्री को लीड करने वाली है जिस कंट्री ने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया है, ठीक है। तो हल्का सा तो आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया। अब आप लोगों को ये बताना है कि इनका नाम क्या है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। एक न्यूज़ जो थी यहाँ पर काफ़ी वायरल हुई और कई सारे बच्चों के द्वारा यहाँ पर पूछा गया। 2 पिक्चर थी यहाँ पर। एक पिक्चर में तो शेख हसीना जी जो हैं राहुल गांधी जी के साथ में बैठी हैं और दूसरी पिक्चर में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ में खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर बाहर का जब कोई पर्सन हमारे देश में विजिट करने आता है तो वो यहाँ पर क्यों मिलता है अपोजिशन के लीडर से जाकर। तो ये मुद्दा है, आप लोगों की क्या राय है इसमें, ये सही है या फिर गलत है, तो आप लोग बताइए। बाकी न्यूज़ में आप लोगों को बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है यार, आप लोग समझ पाएंगे काफ़ी अच्छे से। और ये पूरा एक सिस्टम का प्रोसीजर का पार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जी ही आकर हमारी कंट्री में हमारे अपोजिशन के लीडर से मिली है। अगर हमारे नेता भी किसी देश में जाते हैं ना, वो भी वहाँ पर अपोजिशन के लीडर से जाकर मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज की डेट में पावर में कौन है, इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले साल में भी यही इंसान पावर में रहने वाला है। तो जो अपोजिशन है क्या पता वो जीत कर आ जाए। तो बाहर की कंट्री जो है वो चाहती है कि एक देश के साथ में उसके रिलेशन जो हैं वो अच्छे रहे, इसलिए उनका पूरा टारगेट रहता है कि वहाँ पर अपोजिशन के साथ में भी जाकर बातें की जाए। तो ये है बेसिक मुद्दा। अभी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारी कंट्री की विजिट पर हैं और इसी के चलते यहाँ पर काफ़ी अच्छे हमारे रिलेशन जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर खासकर अगर बात करें तो हमारे देश के द्वारा यहाँ पर बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है 500 रुपये, 500 रुपये नहीं सॉरी 500 रुपये में क्या होगा आज की डेट में $500 मिलियन का डिफेंस एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। तो इसके चलते यहाँ पर बोला जा रहा है इसको ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा जल्दी ही। काफ़ी डिले चल रहा था इसमें और इनका टारगेट है आने वाले टाइम में अपनी जो फोर्स है उसको बोला गया इनके द्वारा कि फोर्स गोल 2030 यानी कि 2030 तक का जो टारगेट है उसमें ये अपने कंट्री के जो वेपन है उनको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। तो इसके चलते इनका पूरा फोकस है कि इंडिया से काफ़ी सारे इक्विपमेंट जो हैं वो खरीदे। अभी जो हम लोग मिलकर काम करेंगे खासकर कई सारे एरिया में, अगर खरीदने की बात करें तो इनके द्वारा फ्लोटिंग डॉक की बात की जा रही है। जो आप लोगों ने देखा होगा जब कई बार आप लोग किनारे पे जाते हो किसी नदी के बाद समुद्र के या फिर किसी तटीय एरिया में, तो वहाँ पर जो फ्लोटिंग एरिया होता है, ठीक है, पिक्चरों में कई बार देखा होगा। अगर बात करें तो यहाँ पर लॉजिस्टिक शिप के बारे में बात की जा रही है, ऑयल टैंकर के बारे में बात की जा रही है। तो बांग्लादेश की नेवी के ऊपर काम करने की बात इनके द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले यहाँ पर ये और इसी के साथ में यहाँ पर राहुल गांधी से मिले। तो ये पिक्चर जो थी काफ़ी वायरल हो रही थी, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है, यहाँ पर अभी भी विजिट चल रही है। देखिए जैसे ही चीज़ें कंप्लीट होती हैं, पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, तो इसके ऊपर पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा आप लोगों से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई पर्सनैलिटी जो है वो हमारे देश की विजिट करे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। कोई केस चल रहा है देश के अंदर में, जब फाइनल ना आ जाए तब तक आप लोगों को नहीं देखना है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि मैं करता हूँ, मैं मैच नहीं देखता जब तक फाइनल ना आ जाए, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, इससे आप लोगों का टाइम जो है वो अच्छे से यूटिलाइज आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि कल पूरे दिन छाई रही यहाँ पर, ये बात की जा रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और इसको लेकर तो कई सारे बच्चों ने लगकर मुझे मेल भी कर डाले, कह रहे हैं कि सर यहाँ पर आने वाले टाइम में क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% का रिजर्वेशन दिया था वो हटने वाला है। तो देखिए हटने वाला है नहीं है, इसी के लिए हमारी कंट्री में एक बेंच बनाई गई है, 5 जज की बेंच बनाई गई है।
जो 5 जज की बेंच बनाई गई है ये सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली संवैधानिक मैटर को देखती है, यानी कि संविधान से रिलेटेड जो भी मुद्दा होता है उसको देखेगी यहाँ पर। ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, वो आर्टिकल कौन सा है जिसमें पावर होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो बेंच बना सकते हैं इस तरीके की। कोई बताइए कौन सी पर्टिकुलर आर्टिकल से ये पावर निकल कर आती है। अभी ये जो बेंच है ये बैठी हुई है और अब तक हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट के द्वारा कारनामे किए गए हैं तो उन कारनामों के ऊपर इसकी नजर है। तो ये देख रहे हैं कि जो जो भी अब तक हमारी कंट्री में कानून लाए गए हैं, जैसे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे दिया, तो कोर्ट ने डायरेक्ट पूछ लिया कि बताओ भाई स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रही है, यहाँ पर इंपावर किया गया उनको इकोनॉमिकली सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए, तो क्या ये सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों से जवाब मांगा है अभी यहाँ पर, तो दोनों को जवाब देना है कि आप लोगों ने क्या ये सही किया है कि संविधान में संशोधन कर दिया आप लोगों ने 103वां, और संविधान में संशोधन करके 10% रिजर्वेशन दे दिया आप लोगों ने लोगों को गवर्नमेंट में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी और एजुकेशन में भी, तो क्या ये सही है। क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पर भी इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन देने की बात की ही नहीं गई है। वहां पर सोसाइटी में अगर कोई बैकवर्ड है उसको रिजर्वेशन देने की बात की गई है, और इसी के साथ में एजुकेशन में कोई बैकवर्ड है तो उसको एजुकेशन में रिजर्वेशन की देने की बात की गई है। किसी को भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रिजर्वेशन देने की बात नहीं की गई है। रीजन क्या था? रीजन सीधा सीधा ये है कि आज के डेट में जो इंसान अमीर है कल को हो सकता है कि उससे भी कोई अमीर आ जाए, परसों को उससे भी कोई अमीर आ जाए, तो अमीरी और गरीबी का जो डिफरेंस है वो हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी दुनिया जो है वो एक साथ में अमीर हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बेसिक फैसिलिटी सबको मिलनी स्टार्ट हो जाए, पर लेकिन अगर गरीब रहे सारे के सारे अमीर रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई ना कोई अमीर और कोई ना कोई गरीब जरूर होगा। पांचों उंगली जो है वो हाथ की एक बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए बातें संविधान बनाने वाले जानते थे। उनको लगा कि अगर इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन दे दिया तो भाई साहब ये ताउम्र चलने वाला है। तो इस सबसे पहला फोकस उनका ये रहा कि इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन नहीं देना है, क्योंकि अगर ये रहा तो फिर ये बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए उन्होंने बोला था स्टार्टिंग में टेम्परेरी रिजर्वेशन का प्रोविजन बनाया। पर आजादी की 75वीं साल हो गई, आज भी रिजर्वेशन बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं जा रहा है। यहां पर 1992 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जिसको इंदिरा साहनी केस बोलते हैं। इसमें 103वां जो संविधान संशोधन किया गया है संविधान में, जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, इस केस ने यह बोला था कि आप लोग जो है प्योरली इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, पहली बात। और दूसरा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। जैसे ही 10% का रिजर्वेशन आया थी, 50% का जो क्राइटेरिया है उससे ऊपर रिजर्वेशन पहुंच गया है। तो एक ये भी मुद्दा है। तो अभी यहां पर जो बात पूछी गई है सेंटर से और स्टेट से, तो ये जवाब देंगे और वो जवाब में क्या क्या जानने को सोचने को जो भी मिलेगा यहाँ पर उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग माइंड में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, ये है 7 सितंबर। 7 सितंबर को यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। स्काई ना आज ब्लू है पानी पानी, पर यहाँ पर बात की जाए आज ब्लू है स्काई स्काई। ठीक है, तो यहाँ पर स्काई कितना ब्लू है वो देखा जा रहा है, यानी कि अगर एयर क्लीन रहेगी तो ही आसमान को आप लोग देख पाओगे, वरना आसमान जो है आप लोगों को क्लियर दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। और फिर आप लोग बोलोगे यार लगता है नंबर बढ़ गया। नंबर नहीं बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया। ठीक है मेरा एक फ्रेंड था, तो एक दिन मैं चश्मा लगा रखा था अपना, तो कॉलेज का फ्रेंड था, तो बोला चश्मा लग गया है। मैंने कहा हाँ यार धुंधला दिखाई देने लगे। तो बोल रहा है कि आजकल धुंधला नहीं, आजकल पोल्यूशन ही बढ़ गया, एक बार चश्मा चेक करा लेना, पता चला फालतू में लगा कर घूम रहे हो। मैंने कहा अच्छा जी। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंसान को कभी भी अपनी चीज़ों पर एक तरीके से डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये फिर आज 21 लिखा है यहाँ पर, ये 22 है। ठीक है, इसको चेंज कर लेना, 21 लिखा रह जाता है कई बार। तो बात की जा रही है यहाँ पर कि अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है कि अवेयरनेस बढ़ानी है यहाँ पर कि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके, क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से जितने ज़्यादा लोगों की जान जाती है, आप लोगों से मैंने डिस्कस भी किया था आर्टिकल, तो एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो बात की जा रही है द एयर वी शेयर। क्या शानदार बात बोली गई है, द एयर वी शेयर। तो यानी कि एक तरीके से एयर जो है, चाहे वो पाकिस्तान का इंसान हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे चाइना का हो, हवा सबको एक जैसी मिलती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम लोग इसको कितनी प्योर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये डे है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग हल्का सा तो कम से कम आइडिया जरूर रखिएगा। यहाँ से आगे हम लोग बड़े आर्टिकल देखेंगे जो कि काफ़ी डिटेल में होंगे। ठीक है, तो फीडबैक जरूर देना यार, जैसा भी आप लोगों को डिस्कशन लगता है तो आप लोग बता सकते हैं उसको लाइक डिसलाइक कर। तो इससे फीडबैक मिलता है यूट्यूब को कि किस तरीके का ये लेक्चर है। ठीक है, उसको पता चलता है कि लेक्चर कैसा है, तो ये फीडबैक आप लोग को जरूर देना है। ठीक है, और इसी के साथ में जो भी क्वेश्चन जो भी आर्टिकल डिस्कस करूंगा उसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग जो भी आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आप लोगों को देना है।
जिससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कैसे आंसर दिए हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एसएलवी कमांडो आप लोग बन सकते हैं। जैसे हरगुन कौर के द्वारा काफ़ी डिटेल में आंसर दिए गए हैं, एक एक बात इनके द्वारा एक्सप्लेन की गई काफ़ी अच्छे से। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी मतलब हंसी भी आई कि जब मैंने पढ़े इनके आंसर, तो मतलब आंसर बिल्कुल ऐसे देने हैं शानदार तरीके से आप लोगों को, तभी आप लोग एसएलवी कमांडो बनोगे, ठीक है। तो ये जरूर करना, पार्टिसिपेट करना। और एक मैं बेस्ट लोकेशन भी आप लोगों की डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में, तो कई सारी बातें जो है इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानने को मिलेगी। पर लेकिन जैसे आर्टिकल आप लोग सुनते हो, वो आर्टिकल को ध्यान से सुनने का मतलब ये ताकि आप लोगों से आंसर राइटिंग हो चाहे एमसीक्यू हो, उनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों की शानदार तरीके से हो जाए, ठीक है। देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल आप लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ सिखा के जाएगा। रीजन क्या है? रीजन सीधा सीधा ये है कि अक्सर हमारे घर से पैसे आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उन पैसों को उड़ा देते हैं। हम लोग पैसों को मतलब 10-15 दिन के अंदर आ देते हैं, ऐसे है कि 20वीं तारीख पहुंचने नहीं देते हैं, उड़ा दिए पैसे, पैसे खत्म। फिर दूसरों से उधार लेकर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी किस दिन, ठीक है। तो श्रीलंका एक ऐसा उदाहरण है कि आप लोगों को अगर उसकी हालत, खस्ता हालत से बचना है तो आप लोगों को अभी से ही अपनी कम से कम लाइफ में एक पैसे को लेकर मैनेजमेंट आप लोगों को होना चाहिए कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ताउम्र काम आने वाला है। अभी आप लोगों की लाइफ जैसे स्टार्ट हुई है, आगे चलकर आप लोग की लाइफ होगी बीवी बच्चे दुनियादारी, तो उसमें आप लोग चीज़ों को अच्छे से तभी मैनेज कर पाओगे। वरना अगर कंट्री में और लाइफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को नजर नहीं आएगा, ऐसा ही कुछ आप लोगों को अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। आईएमएफ जो है वो बोल रहा है कि भाई साहब तुम्हारी हालत ऐसी हो गई कि मेरे से देखा नहीं जा रहा, तो इसलिए ठीक है 2.9 बिलियन का मैं तुझे एक तरीके से पैसे दूंगा, लोन दूंगा, जिससे कि तेरी जिंदगी थोड़ी सुधर जाए। श्रीलंका ने बोला माई बाप बचा लो वरना डूब जाएंगे। इसने बोला आईएमएफ ने ठीक है भाई साहब, जब लग रहा है कि ऐसी हालत हो ही गई है तो बचाना तो पड़ेगा, वरना हमारा मतलब ही क्या है, हमारे रहने का यहाँ पर फिर लोग बोलेंगे कि ये आईएमएफ जैसी संस्था बनाई क्यों रखी है, इसको हटाई दो। पर लेकिन रियलिटी ये है कि जब इंसान जो है अपनी गलतियों की वजह से डूबे तो फिर यहाँ पर आईएमएफ भी ये सोचता है कि क्यों ही लोन दूं यार, गलती तो इसने कर रखी, डूबते ही जा रहा है, मुझे तो लोन ऐसे देशों को देना चाहिए जहाँ से पैसा कमा के और मुझे वापस अच्छा मिले। पर लेकिन जो भी है, इंसान को यहाँ पर जब हस्तालत हो गई है तो अब उसका सोल्यूशन क्या है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूव किया है 2.9 बिलियन का जो लोन है श्रीलंका के लिए। और यहाँ पर श्रीलंका का जो वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है, इंडिपेंडेंस जब इसका हुआ था 1948 में, इंटरेस्टिंग चीज़ पता है आप लोगों को, हमारा देश जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ, श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ, और चाइना जो है वो 1949 में आज़ाद हुआ, ठीक है। तो एक पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, पाकिस्तान भी हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, तो कुछ देश तो ऐसे हैं जो काफ़ी आगे बढ़ गए और कुछ देश ऐसे हैं जो काफ़ी पीछे रह गए। बहुत बड़ा रीज़न आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस देश में एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा, उस देश ने इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर कैसा फोकस किया, उस देश ने अपनी कंट्री की हेल्थ पर कैसा फोकस किया। जो देश इन चीज़ों पर फोकस देकर अच्छा चलता है वो देश आगे बढ़ गया, बाकी के पीछे रह गए और वो आज तक भी दूसरे की टांगी खींचने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर गोटबिया राजपक्षे जो है वो अपनी गोटी फेंक कर चले गए कि मुझे नहीं बनना प्रेसिडेंट। अरे तुम प्रेसिडेंट बनना नहीं, तुमको भगा दिया गया यहाँ से, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे जो है वो आज की डेट में पावर में है। तो आईएमएफ ने यहाँ पर एक बेल आउट पैकेज जारी किया है श्रीलंका के लिए, ताकि श्रीलंका की जो डूबती हुई नैया है उसको बचाया जा सके। श्रीलंका हमारा काफी बड़ा लंगोटिया यार है, और लंगोटिया यार को हम लोगों ने बोला था कि भाई साहब गलत संगत में मत पड़, अगर गलत संगत में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। पर लेकिन लंगोटिया यार ने हमारी सुनी नहीं, तो यहाँ पर अभी इसको एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी इसको याद आ रहा है, इतना जो आईएमएफ इसको पैकेज दे रहा है ना यहाँ पर, ये इससे ज्यादा तो इंडिया इसको दे चुका है। $4 बिलियन इंडिया अब तक यहाँ पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा चुका है, और आईएमएफ से कितना मिल रहा है इसको, तो इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अगर आज की डेट में बात करूं तो जब ये श्रीलंका बर्बाद हो रहा था तो बहुत बड़ा आरोप जो है उसका चाइना के ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो हमेशा लोगों के साथ में ऐसे ही करता है। अभी सोलोमन आइलैंड है, वो इंजॉय कर रहा है, उसको लग रहा है कि वाह चाइना ने तेरा मजा बना, चाइना ने तुम्हारा मजा कर दिया। पर लेकिन उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि बहुत जल्दी क्या होने वाला है। सेम काम अभी नेपाल का देखने को मिल रहा है। नेपाल में ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, समझ रहे हो, कह रहा है कि ले लो जितना पैसा चाहिए। उनको ये नहीं पता कि अगर कल को ये दे नहीं पाओगे तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा। तो ये बिल्कुल वही है, वो इंसान जो कि अक्सर अपनी जिंदगी उधारी में जीते हैं ना, वो फिर यहाँ पर इस तरीके से रोते हुए घूमते हैं कि उनको अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि अब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो हमेशा इंसान को ना अपने एक तरीके से आप लोग बोलना चाहिए, पॉजिटिव सेंस में अगर बोला जाए तो उधारी में कभी नहीं जीना चाहिए। अपनी जरूरतें थोड़ी कम कर लो, पर लेकिन जिंदगी को जो है वो उधारी में लेकर मत जाओ। उधारी में सबसे बड़ी बात तो है कि जिस इंसान से आप लोग उधारी ले लेते हो ना, कभी उससे आंखें नहीं मिला पाओगे आप लोग ढंग से, ठीक है। वो कई बार कुछ भी सुना देगा खड़ा होके, तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग उसकी उधारी की जिंदगी जी रहे हो। श्रीलंका के ऊपर आज की डेट में 51 बिलियन का
आप लोगों को यहाँ पर डेट नजर आएगा, ठीक है। वेरियस रीजन है यहाँ पर जिसमें बोला गया, और ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी यहाँ पर 2019 में, अगर आप लोगों को याद हो श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से श्रीलंका के अंदर काफी ज्यादा बर्बादी हुई। इसके चलते फिर यहाँ पर इनकी जो पॉलिसी रही, लोगों को लुभाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपना टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो काफी लोअर कर दिया, यानी कि टैक्स बोला कि लोगों को काफी कम टैक्स देना पड़ेगा। इसके चलते टैक्स भी कम हो गया। तीसरे नंबर पर इन्होंने जो हरकतें की, लोगों को सब्सिडी देना स्टार्ट कर दी, खासकर किसानों को, कि भाई साहब तुमको क्या करना है, तुमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। और उसी के टाइम पर जब ये हरकतें कर ही रहे थे, उस टाइम पर कोविड-19 ने आकर पॉलिथी मार ली कि भाई साहब अच्छा मजे ले रहे हो, थोड़ा सा मजा हम भी दे देते हैं, कि हम उन्हें कहते हैं कि जाते जाते हमसे भी मिलने जाना। तो कोविड-19 ने जो काम किया उसकी वजह से इनका जो भी एक्सपोर्ट था वो बिल्कुल ठप हो गया। इनका टूरिज्म सेक्टर जो कि 10 से 15% इनकी इकोनॉमी में रोल प्ले करता था, वो भी जो है बिल्कुल ठप हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है श्रीलंका जो है वो बिल्कुल घुटनों पर आ गया, और घुटनों पर आ गया तो बिल्कुल बच्चे की तरह गुडोलिए चलते हैं वैसे चलने लगा। जब वैसे चलने लगा, अब यहाँ पर कंडीशन ये बन गई कि हुआ किसकी वजह से, तो ये बिल्कुल उसी की वजह से हुआ जो यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी। पॉलिटिक जो यहाँ पर जिस भी देश की स्टेबल है, वो देश आप लोग को अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन अगर किसी देश में आज कोई और पावर में है, कल को कोई और आ गया, दुनिया में किसी भी देश को उठा लो ऐसे को, शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो कि पॉलिटिकल फटाफट अगर चेंज हो रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर आज कल कोई, शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो आज के डेट में ढंग से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। वरना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान को देख लो, आईएमएफ के सामने वो भी जो है झोली फहराए बैठा है। रीजन क्या है? रीजन ये वहां पर भी खस्ता हालत आज के डेट में हो चुकी है। तो क्रेडिट की जिंदगी जीना, अक्सर इंसान जो है जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, कभी भी क्रेडिट कार्ड मत लेना, ठीक है। क्रेडिट अगर लेना भी है, क्रेडिट कार्ड अगर लेना भी है, तो आज सामान खरीद ले तो आज ही शाम को पे कर देना उसका क्योंकि ये ना आप लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं, आदत खराब कर देते हैं भाई साहब जिंदगी की। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अभी फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को बता दूं तो ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ाने के लिए श्रीलंका में पता है क्या किया जा रहा है? श्रीलंका की गवर्नमेंट रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए आज की डेट में जो फूड और फ्यूल यानी कि खाना और तेल, इलेक्ट्रिसिटी, इनके सबके प्राइस बढ़ा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आज की डेट में सोशल स्पेंडिंग की जा रही थी, उसके ऊपर भी ये फोकस काफी ज्यादा दे रहे हैं। बैंकों को ऑटोनॉमी दे रहे हैं। डिफेंस के ऊपर जो खर्च किया जाता था यहाँ पर, उसके ऊपर फोकस देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कई सारा एरिया ऐसा है यहाँ पर, आने वाले टाइम पे बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कहां कहां से अपना रिवेन्यू लेकर आएंगे। तो इंक्रीज इन द रिवेन्यू अगर इनको करना है आने वाले टाइम में, तो आने वाले टाइम में इनको अच्छा खासा, यदि एक तरीके से बोल सकते हैं जीडीपी का लगभग 15% इनका रेवेन्यू इंक्रीज करने का टारगेट है। तो देखते हैं कैसे चीजों को कर पाते हैं। पर लेकिन इस तरीके से बहुत सारे काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें से जो इनके यहाँ पर जो एज थी लोगों की, 60 साल अगर रिटायरमेंट की थी तो उसको घटाकर इन्होंने, मतलब 65 साल थी तो घटाकर इन्होंने 60 कर दिया, कहीं 62 कर दिया, मतलब इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि पूरा जितना ये एक तरीके से चीज़ों को सुधार सकते हैं वो सुधारने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका की इकोनॉमी डूबी है। आप लोगों को बता दूं यहाँ पर श्रीलंका का ही जहाज नहीं यहाँ पर डूबा है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि आज के डेट में इस पर्टिकुलर मुद्दों की वजह से यहाँ पर जूझ रहे हैं आज के डेट में। तो जरूरी है यहाँ पर कि एक जहाज चलाने वाला इंसान जो है ना वो ताकतवर होना चाहिए, यानी कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जैसे हमारा कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल है, वो चीज़ों को थाम कर ले गया। वरना गड्डी तो हमारी भी हिल चुकी है काफ़ी हद तक। अगर देखिए आप लोग, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पीक पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इनके ऊपर भी काम करना चाहिए। तो ये जरूरी है, आने वाले टाइम में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से अक्सर पूछ ली जाती है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में याद रखिएगा। 1944 में यहाँ पर बनाई गई, यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया था। 1944 में यहाँ पर इनिशिएट किया गया था और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस आया था। फिर यहाँ पर 1945 में बनाई गई वॉशिंगटन डीसी के अंदर में। तो ये इसके बारे में कुछ बातें। कृष्णा जो जॉर्जिवा है यहाँ पर, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये आज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गीता गोपीनाथ जो है वो डिप्टी डायरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इससे इंपॉर्टेंट जो बात कुछ नहीं है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो यही प्रस्तुत करते हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो भी इनके द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग को याद रखनी है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इतने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ा रहे हो सर? ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? क्वेश्चन आंसर एट वो प्रीलिम्स तो छोड़ो, मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ये देख लीजिए आप लोगों के सामने, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पूरा, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर, क्या इनके अंदर कोई डिफरेंस है, क्या इनके अंदर कॉमनलिटी है, तो इसके बारे में आप लोगों से पूरा क्वेश्चन पूछा गया डिटेल में। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया आप लोगों के लिए। 2013 में शानदार क्वेश्चन पूछा गया। इसी के साथ में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देखते हैं यहाँ पर, कि जो आज की डेट में अगर बात करें जो आईएमएफ के अंदर एसडीआर होता है, ठीक है,
स्पेशल ड्राइंग राइट आप लोग इनको बोलते हैं। उसके बारे में बात करें तो इसके अंदर कौन सी करेंसी यहाँ पर रिसेंटली अभी जो है कोई करेंसी यहाँ पर जोड़ी गई है, ठीक है। तो हाल ही में कौन सी मुद्रा जो है वो जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था, अब तो जुड़ चुकी है क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रूबल, रैंड, इसी के साथ में बोला गया यहाँ पर इंडियन रुपी या रिनमिनबी। तो सही आंसर क्या था यहाँ पर? इन सारी करेंसी कौन कौन से देश की यहाँ पर, इसको तो पता ही आप लोगों की अपनी करेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी ये करेंसी किस किस की है, ये रिनमिनबी है चाइना की। तो चाइना की करेंसी रिसेंटली अभी इसके अंदर ऐड की गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कल को कोई भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है। कुछ और बेसिक फैक्ट्स हैं यहाँ पर आईएमएफ के बारे में कि कितने कितने इसके अंदर मेंबर हैं, वो सारे यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछूंगा आप लोगों से। बात की जा रही है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पर आईएमएफ के बारे में। देखिए आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक क्वेश्चन कल मैंने खुद ने गलत कर दिया। देखा आप लोगों ने, मैंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा उसमें, ठीक है। कई सारे बच्चों ने बोला कि सर आप भी मतलब इनकरेक्ट भूल गए। सोचो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ यार मैं फेल हो जाऊंगा। पढ़ा रहा हूँ, ठीक है यार, कोई गलती कर दूंगा तो आप लोग बता दोगे, अगले दिन उसको सुधार लूंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं कंप्यूटर हूँ बिल्कुल एरर फ्री चलूंगा, ठीक है। और मैं तो गलतियां भी बहुत करता हूँ, आप लोगों को पता है पर लेकिन आप लोग उसको बता देते हो अगले दिन तो फिर सुधार लेते हैं। तो इनकरेक्ट नहीं पकड़ पाया मैं, समझ रहे हो, जबकि मैं मुझे लेके बढ़ा रहा हूँ, कोई प्रेशर भी नहीं है माइंड में, फिर भी जो है सरसरी नजर थी पढ़ाने पर, तो उसको एक तरीके से गलत तरीके से समझा और आंसर सी बता दिया जबकि आंसर डी था। तो इस तरीके से सोचो आप लोग, जब एग्जाम में प्रेशर होता है तो क्या दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। इसीलिए कहता हूं कि प्रैक्टिस करके जाओ भाई साहब। अगर जिंदगी में रियलिटी में आप लोग चाहते हैं एग्जाम को क्लियर करना, तो प्रैक्टिस को लाइफ का पार्ट बना लो। अगर प्रैक्टिस करती रहेगी तो कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते टाइम जैसे जैसे बताया ना, क्वेश्चन वाली वीडियो अपलोड की थी वीकेंड में, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट फिर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो आईएमएफ जो है यहाँ पर, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आईएमएफ जो है वो इनिशिएट किया गया था 1944 में, और बात की जा रही है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आईएमएफ जो है वो बोला गया एग्जैक्टली सेम है एज ए वर्ल्ड बैंक। अगर दोनों सेम होंगे, कॉमन सेंस है, तो क्या भाई साहब काम है दोनों का, ठीक है। तो एक से ही काम चल जाता, दोनों को सेम कर रहे हो यहाँ पर, तो कॉमन सेंस है, आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया तो ए हो गया, इनकरेक्ट पूछता तो यहाँ पर बी हो जाता। पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, इसी के साथ में हो सकता है एक क्वेश्चन आप लोगों का स्टेटमेंट देकर बोल देता कि रिपोर्ट के बारे में बताओ, ठीक है। तो रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन इसके बारे में भी है, बोला गया कि फॉलोइंग रिपोर्ट पब्लिश की जाती है आईएमएफ के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसी के साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये सारी जो रिपोर्ट है बोला जा रहा है कि आईएमएफ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या बनता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सही आंसर बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया थोड़ी देर पहले, तो क्या था सही आंसर यहाँ पर, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया, ठीक है। जो हिंदी में है वो हिंदी में ही पढ़ लिया करो यहाँ पर, क्योंकि हिंदी में भी लिखा रहता है ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे। कई सारे बच्चे बोलते हैं, तो यार जितना पॉसिबल हो पाता है उतनी चीज़ें आप लोगों को हिंदी में मिल भी जाती है, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए हिंदी में कुछ कुछ आप लोगों के जो आर्टिकल्स हैं वो SLV PDF पर शेयर किए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो आराम आराम से सारे आर्टिकल जो भी हैं आप लोग यहाँ पर आप लोगों को मिलते चले जाएंगे, तो इनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो काम चलता रहता है यार, थोड़ा थोड़ा सा चलता रहेगा, तो आर्टिकल आप लोग यहाँ पर मिलते रहेंगे, तो उनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करो अच्छे से पार्टिसिपेट करने की, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। और ये जो वीडियो थी यहाँ पर टीचर्स डे वाली, मैंने इस चैनल पर भी अपलोड कर दी। कई सारे बच्चे बोले थे सर कहाँ है, मिल नहीं रहा वो चैनल, सर प्लीज़ इस चैनल पर अपलोड कर दो। तो यहाँ पर इस चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दी। हालांकि जो भी आप लोगों ने विशेष भेजी थी उसका एक छोटा छोटा ग्लिम्स डाला गया, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है यार वैसे, ठीक है। तो ये है, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों की PDF बची हुई है, मैसेज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। तो सारी PDF जो है मैं आप लोगों को आज शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों की मंथली वीडियो की PDF बची हुई है, आप लोगों की क्वेश्चन वाली PDF बची हुई है, कल की हिंदू की भी PDF बची हुई है। अभी कुछ दिनों से शेड्यूल ना बिजी चल रहा है यार थोड़ा सा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें थोड़ी सी रह जाती है कई बार, तो टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट हो वो मिलती रहे। और आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को आंसर राइटिंग करना होता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा कि आंसर राइटिंग ग्रुप में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, कम से कम एटलीस्ट आप लोग कोशिश करो कि एक क्वेश्चन, जैसे अपना एक तो आप लोगों ने खुद का लिख दिया, ठीक है, एक किसी का कम से कम एक पढ़ लो, एक नहीं अगर टाइम मिल रहा है तो 2 या 3 पढ़ लो। तो उससे क्या रहेगा, उससे आप लोग लंबे समय तक चीजें जो हैं वो अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को एक काम करना है, जिससे कि आप लोग एक दूसरे का आंसर एनालिसिस कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे रेगुलर वहां पर आंसर देते हैं।
आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक दूसरे का आंसर आप लोग यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितने अच्छे अच्छे आंसर यहाँ पर दे रखे हैं, पढ़ के देखो तो सही यार। आप लोगों को एक सेल्फ एनालिसिस करना है और ये यहाँ से आप लोगों को एक अच्छा जिस्ट मिल जाता है, तो ये काम आप लोग जरूर करिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और इसको ढंग से एंजॉय करोगे। तो इसको यहाँ पर ये पूरा आप लोगों का टॉपिक हो गया। इसके साथ में आप लोगों का देखिए क्या क्या हो गया इसके अंदर टॉपिक पूरा IMF के बारे में पता चल गया। यहाँ पर श्रीलंका का क्राइसिस क्या है, इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रॉपर मिले हुए, यहाँ पर टेंशन मत लेना, जो जो बातें पढ़ाई हैं तो यहाँ पर सारे नोट्स भी आप लोगों को रहते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर IMF के बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया, यहाँ पर UPSC ने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी हो गया, और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रखा है वो भी हो गया। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि छूटे ना फिर कुछ भी, ठीक है। तो इसको कहते हैं ढंग से चीज़ों को पढ़ना। ये जो आर्टिकल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, ये आर्टिकल यार मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि करीब नहीं है मतलब करीब है, ठीक है, क्योंकि बात की जा रही है एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए एजुकेशन को कहाँ पर रखा गया है। एजुकेशन जो है जब आप लोग संविधान के आप लोग 7वें शेड्यूल के अंदर जाते हैं तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पर रखा गया है। एजुकेशन को रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में, यानी कि तीसरी लिस्ट के अंदर में। इससे पहले एजुकेशन जो था ये माना जाता है कि यहाँ पर पहले कहाँ था, यहाँ पर ये उसके स्टेट लिस्ट के अंदर हुआ करता था, पर लेकिन फिर जो इसको कहाँ पर डाल दिया, लाकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। रीजन क्या है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों काम कर सके। आप लोगों को बताऊं हमारे देश में आज के डेट में हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 3रे नंबर की। पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम पर बोला गया था कि हम लोग एजुकेशन के ऊपर अपनी GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 6% जो है वो हम अपनी एजुकेशन यानी कि शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। पर लेकिन आज तक भी हम लोग 1968 में बोला गया था भाई साहब, और अभी हम लोग 75वीं आज़ादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और 2022 में हम लोग बैठे हैं। अंदाजा लगाओ यहाँ पर 1968 से 2022 में कितने साल हो गए, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। देखता हूँ आप लोगों का गुणा घटा जोड़ भाग भी ठीक है या फिर उसमें भी दिक्कत चल रही है कोई। CSET की तैयारी करते रहना, वीक में कम से कम एक टेस्ट लगाते रहना, वरना GS पढ़ते पढ़ते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि CSET में जाकर डूब जाते हैं। बहुत मैसेज आए थे भाई साहब CSET के, पिछले 2 सालों से UPSC खेल रहा है CSET के साथ में, अगर आप लोगों ने देखा होगा। अच्छे अच्छे लोग जो कि अक्सर जो है अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं GS में, CSET में आकर डूब जाते हैं, तो उसको पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है। आखिर मैं ये बात आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये जो हरकतें जो चल रही हैं यहाँ पर इतनी सारी, इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेप उठा रही है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है वो खर्चा हम लोग करना बंद करेंगे, और जो भी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन मतलब जब आप लोग अपनी 12th कर लेते हैं उसके बाद में जब आप लोग एजुकेशन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर BTech कर रहा है, कोई BA कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, तो ये सारी हायर एजुकेशन की कैटेगरी में आती है। तो बोला यह है कि जो भी यहाँ पर हायर एजुकेशन के जो भी कॉलेज हैं उनको ये बोला गया कि आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशन का जो फंड हम लोग देते हैं यानी कि जो गवर्नमेंट फंड देती है, उसने बोला है कि हम फंड नहीं देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि फंड नहीं देंगे, आपको अपना खर्चा खुद से निकालना पड़ेगा। आप लोग ये बताओ, अगर वो अपना खर्चा खुद से निकालेंगे तो कहाँ से आएगा? चिराग तो है नहीं किसी के पास में अलादीन का, उसको घिसकर वो पैसा लेकर आएंगे, तो वो जनता से पैसा लेगी यार। जब जनता से वो पैसा लेगी तो वो पैसा जो है एक तरीके से जो इंसान जो है हायर एजुकेशन में जाना चाहता है उससे पैसा यहाँ पर ले जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में फीस जो है वो बढ़ती नजर आएगी। तो इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने 1968 में बोला था कि 6% एजुकेशन पर आप लोग खर्च करेंगे GDP का, अब तक 2% भी आप लोग क्रॉस नहीं कर पाए हो। 6% की बात करें और ऊपर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप लोग जो है यहाँ पर एक तरीके से जो खर्चा है वो खुद से करिए, आप लोग फीस बढ़ा दीजिए। तो ये कौन सी एक तरीके से अच्छी बात है, आप लोग ये बताइए। मैक्सिमम कंट्री अगर कोई आगे बढ़ रही है तो एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ को आगे लेकर चलती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है हेल्थ और एजुकेशन में खर्चा ही करने के लिए तैयार नहीं है। फ्री में चीज़ें बांट देंगे, फ्री की चीज़ें ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, पर लेकिन सही इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा उसके ऊपर फोकस नहीं है। यानी कि पॉलिटिक्स बाजी पर आने की बात है तो कुछ भी करने के लिए तैयार है वहाँ पर लेकिन जब रियलिटी में खर्चे की बात है जहाँ पर होना चाहिए तो उसके बारे में काम नहीं करते हैं। 75 साल हो गए आज़ादी के, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसके लिए गुनहगार है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट वाली हो। एजुकेशन सिस्टम अगर बात करें पुराने टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि गुरु दक्षिणा के ऊपर चला करता था। अगर आप लोग देखोगे जाकर गुरु दक्षिणा में मतलब क्या था, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि कैपेबल है देने में वो अपने वॉलेंट्री पैसा दे सकता है, वो एक तरीके से। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वहां पर पैसा नहीं लिया जाता था, वो एक अलग बात है, या फिर जिसको देना है अपनी इच्छा से पैसा दे सकता था। पर दूसरा ये था उसके बदले
यहाँ पर उनकी एक हैबिट क्रिएट की जाती थी स्टूडेंट्स की। पूरे जो भी आश्रम हुआ करता था, गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ पर काम करना पड़ा करता था सबको, भिक्षा भी मांग कर लानी पड़ती थी खाने के लिए, वो पैटर्न चला पड़ता था, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में एजुकेशन जो है वो एक अलग पैटर्न में चलता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। एजुकेशन के बारे में बात करें तो आज की डेट में एजुकेशन को एक शिक्षा की तरीके से कम बिजनेस की तरीके से ज़्यादा देखा जाता है। तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा और गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पर इस बिजनेस कैटेगरी को और ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर सामने वाली यूनिवर्सिटी अगर फीस बढ़ाएगी और फीस ज़्यादा लेना स्टार्ट करेंगी तो और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में एंट्री करेंगे, क्योंकि उनको और अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। तो ये सिस्टम यहाँ पर आने वाले टाइम में जो एक हमारी कंट्री में जो सिस्टम है ना, पुराने टाइम पर अगर आप लोग देखो तो कहीं ना कहीं जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है एक तरीके से दांतों तले उंगली दबाता था। जब यहाँ पर बोला गया मैं काले साहब को कि इंडिया को कैसे अपने कंट्रोल में लेना है, तो कह रहा है कुछ मत करो, इनका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दो, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा दुरुस्त है कि यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि अनएम्प्लॉयड हो, यानी कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके पास में कोई काम नहीं हो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कोई एक डायरेक्शन में एजुकेशन नहीं दी जाती थी कि बस ये एजुकेशन दे दी। अगर कोई बढ़ाई है उसको एक तरीके से कुम्हार का काम सिखा दिया, उसको दूसरे मतलब एक तरीके से ना एक ही इंसान को कई सारे काम सिखाए जाते थे, तो जिसमें भी वो निपुण हो वही जाके वही काम करने स्टार्ट कर दे, या फिर अगर वो नहीं कर पा रहे तो कोई दूसरा कर ले आकर। तो इसलिए हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं थी। मैक्सिमम लोगों को कुछ ना कुछ काम हुआ करता था, पर लेकिन उसके पीछे क्या था? हमारा एजुकेशन सिस्टम। पर आज की डेट में यही एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना चरमरा गया है और पूरा पूरा इसका श्रेय जाता है आज की डेट में। जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन चीज़ों का देखने को मिलता है उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर प्रॉफिट की बात की जाती है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्रॉफिट। अभी टीचर्स डे पर मैं आप लोगों को बताऊं, अभी मतलब ये हालांकि मतलब नाम नहीं बताऊंगा मैं, अभी यहाँ पर मेरे पास में जो इंस्टाग्राम पे एक पर्टिकुलर मतलब फादर है किसी के, उनके द्वारा मैसेज किया गया। वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा आप करते क्या हो? तो मैंने बोला कि अंकल जी टीचिंग करता हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ वो मतलब बहुत पहले से द हिंदू सुन रहे हैं, मतलब इतने डेडिकेटेड मुझे लगा नहीं था, मतलब मैं अपने आप ही सुनकर सरप्राइज था। वो 2016 से सुन रहे हैं, 2016 में जब चैनल स्टार्ट किया था मैंने तब से सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा कि पूरे यूट्यूब पर अब तक कोई जो है एजुकेशन इतने लंबे समय तक फ्री प्रोवाइड करा रहा है। पूरे यूट्यूब में अगर 2016 से बात करूं, 2016 से 2022 में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग पूरे यूट्यूब को उठाकर देखोगे तो कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मिलेगा जो 2016 से अब तक का, पूरे 6 साल हो चुके हैं पूरे पढ़ाते पढ़ाते, एक भी दिन किसी से भी किसी भी कोर्स का कोई भी एक सिंगल पैसा नहीं लिया है, एक सिंगल करंट अफेयर का कोई भी चीज़ बेची नहीं है कि हाँ आप लोग ये खरीद लो। ये पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना जाकर। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये उन्होंने मुझे बताया, ठीक है। मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने कहा यार मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं। तो फिर मुझे कह रहे हैं कि बेटा मतलब उनका बेसिकली बोलने का पर्पज ये था, उनका पूछने का पर्पज था कि मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, फ्री में इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो इतने लंबे समय से, इसके लिए मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। तो यार देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इंसान ना जब उसके पीछे पर्पज होता है कुछ, ठीक है। मेरा टारगेट ये है अगर ज़िंदगी में बात करूं कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो भी इंसान कुछ ऐसा है जिसके पास में एक भी पैसा नहीं है, ठीक है, और फिर भी अगर सिलेक्शन लेना चाहता है तो कम से कम इतनी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है कि वो अपना सिलेक्शन ले सके। इसलिए पॉलिटी के भी लेक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, इकोनॉमी के भी लेक्चर डाल रखे हैं, हालांकि पूरे नहीं हो पाए कुछ, क्योंकि देखो मेरे पास में टाइम की कमी रह जाती है, क्योंकि मुझे अपनी भी ज़िंदगी थोड़ी संभालनी है, ठीक है, वरना पूरा अगर मैं इस पर आ जाता हूँ तो फिर मेरी ज़िंदगी गड़बड़ाने लगती है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो सिस्टम मतलब कहने का यहाँ पर ये कि ये चीज़ जब मैंने रियलाइज़ करी कि मैंने रियलिटी में यार 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा सफ़र एक तरीके से पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोग हमेशा साथ में खड़े रहे यहाँ पर, और सिलेक्शन इतने सारे हो चुके हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। अगर मैं किसी दिन मेल को इकट्ठा करने बैठूँ तो मुझे लगा है सिलेक्शन जो है हज़ारों में चले जाएंगे, सारे डिपार्टमेंट्स के जो भी हुए हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पिछले एक जब मैं कुछ देख रहा था बैठ के मतलब सिलेक्शन के बारे में, मैंने कुछ मेल्स देखे वहाँ पर, ऐसे ऐसे भी मेल्स हैं जो मैंने पढ़े भी नहीं है कभी सिलेक्शन के बारे में। अभी एक यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उनका मेल 1 साल से मेरे पास में पड़ा हुआ था। पता नहीं कैसे वो, मैं कुछ सर्च कर रहा था मेल पे तो वहाँ पे वो एकदम ऊपर आ गया पॉपअप हो गए, और मैंने कहा यार देखो उनकी रैंक जो है 8 है यूपीएससी में इकोनॉमिक सर्विसेज में। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो मेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो एक तरीके से यार वही चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में ना अपने काम पर फोकस रखो, तो आप लोग चीज़ें हमेशा पता भी नहीं चलेगा टाइम कब में निकल जाएगा, और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। तो अच्छा लगा अंकल जी को, मैंने थैंक्स बोला, मैंने कहा अंकल जी इतने अच्छे से आप लोग सुन रहे हो। तो वो खुद भी नहीं सुन रहे अकेले, उन्होंने इतने सारे लोगों को सुनाना स्टार्ट कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि आज की डेट में मेरे दोस्त के बच्चे परिवार में बैठकर मतलब वीडियो चलाई जाती है,
ठीक है, और फिर बोल रहे हैं, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ बोल रहे हैं मुझे मतलब थोड़ा ना, थोड़ी सी मतलब हंसी भी आ गई इस बात पे। तो कह रहे हैं फिर ना जब वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो सारे मोबाइल से हम लाइक भी करते हैं बेटा आपकी वीडियो अलग अलग इतने क्यूट थे अंकल जी, तो नमस्ते अंकल जी तो ये मतलब अच्छा लगा यार मुझे इस तरीके से। तो ये चीज़ें होती हैं यार। तो पुराने टाइम से अगर आप लोग देखोगे तो हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बड़ा ही प्योर हुआ करता था। गुरु की एक प्रतिष्ठा हुआ करती थी सोसाइटी में। गुरु को आज की डेट में आप लोग देखो यूट्यूब के ऊपर मतलब कैसी कैसी वीडियोस बनाई जाती हैं टीचर्स के द्वारा भी, मतलब कई सारी तो ऐसी हैं एक अलग ही लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। तो मतलब कभी कभी दुख भी होता है उन चीज़ों को देख के, पर क्या ही करें, जितना यार अपने से हो सकता है उतना करेंगे, टेंशन मत लेना। एक बच्चा पूछ रहा है सर कब तक पढ़ाओगे? जब तक हृदय में है शक्ति तब तक पढ़ाएंगे भाई अच्छे से एंजॉय करते रहो और अपना सिलेक्शन लो, ठीक है। आंसर राइटिंग जरूर किया करो जो भी आप लोगों को दी जाती है। तो एजुकेशन सिस्टम में आप लोग क्या लगता है यहाँ पर फीस जो है वो इंप्रूव होनी चाहिए इस तरीके से। अगर फीस अगर इस तरीके से बढ़ गई तो यहाँ पर फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो बल्कि एक बात और बोली अंकल जी ने, कह रहा है आप भी जो है अपना कोई ऐसा सस्ता सा कोई इस तरह का कोर्स लॉन्च करो, क्योंकि क्वालिटी तो अच्छी है ये चीज़ होगी, ताकि बच्चों को जैसे जैसे चीज़ें मिल सके। मैंने कहा वही एक चीज़ है जो मुझसे मेरे पैर ही नहीं पड़ते उसकी तरफ को, पता नहीं क्यों, वरना इतने दिनों से है चीज़ें की जा सकती थी कुछ भी। चलिए जो भी है, अभी फ़िलहाल जैसी ज़िंदगी चल रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं। ऑफर बहुत आए कई सारे, ऐसे कई सारे लोगों ने, बड़े बड़े लोग आए, बोला कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। मतलब कई सारे लोग पता है क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बता दूं दिल की, आप लोग बोलोगे क्या बोल रहे हो सर। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि क्यों बैठकर अपना टाइम वेस्ट करते हो यूट्यूब के ऊपर आकर कहीं जाकर अच्छे से पैसा क्यों नहीं कमा लेते हो अब उनको क्या बताऊँ, इस चीज़ में जितना मजा है वो पैसे में कहा क्या बोला जाए। बस मतलब परसेप्शन इतने सारे हैं। मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े अभी रिसेंटली कम उस पर इंस्टाग्राम पे, जो पुराने भी पढ़े हुए थे, बहुत सारे मेल पढ़े मैंने बैठ के चीज़ों के। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालाइज की, बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। बहुत सारे आप लोगों ने अपने थॉट ले रखे थे, तो बहुत सारे अच्छे लगे, बहुत सारे बुरे लगे, कुछ अपने अपने बारे में बातें बता रहे थे। मैंने कहा चलो जैसा तुम सोच सकते हो वैसा सोचो। अगर चीज़ें हों देखने की तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं निकल कर, ठीक है। ये चीज़ें यार इंसान के दिल से आती है निकल कर। आप लोग देखो यहाँ पर, अगर कोई इंसान, मतलब सोच रहे हो आप लोग यहाँ पर किसी इंसान के लिए बैठकर अपना टाइम देना, मैंने पैसे तो नहीं दिए इनको बनाने के लिए कि यार मेरी एक पिक्चर बनाओ इस तरीके से, किसी इंसान ने दिल से बैठकर ये तस्वीर बना दी, समझ रहे हो आप लोग। उसने मुझे फेस टू फेस कभी देखा भी नहीं है। तो यार ये चीज़ें होती हैं जहाँ से काम करने का मन करता है, ठीक है। चलिए जो भी है, इसका बेसिकली ये इस आर्टिकल से रिलेटेड नहीं थी, हालांकि ये पिक्चर ये क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड थी, क्योंकि मैं क्रिएटिविटी दिखाना चाहता था आप लोगों को। क्रिएटिव इकोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो क्रिएटिविटी क्या होती है, इंसान के माइंड से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आए जो कि किसी ने सोची भी ना हो, कुछ डिफरेंट हो जाए, तो उसको कहते हैं क्रिएटिव। तो क्रिएटिविटी जो है वो इकोनॉमी के अंदर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्रिएटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके सॉल्यूशन निकलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। और क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ में हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट को बनाने में भी हो सकती है और वो किसी सर्विसेज में भी हो सकती है। जैसे कि यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत सारे टीचर पढ़ाते हुए नजर आएंगे, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक टीचर का पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। कोई आप लोगों को किसी तरीके से पढ़ाते हैं, कोई कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट कि आप लोगों की ट्यूनिंग किसके साथ में मिल पा रही है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी ट्यूनिंग मेरे साथ में नहीं मिल पाती है, बहुत सारे ऐसे जिनकी मेरे साथ में मिल जाती है। तो जो मिल जाती है वो मेरे से पढ़ते हैं, जिनकी नहीं मिलती है तो वो और कोई ऑप्शन देखते हैं। तो मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह कि ऑप्शन हमेशा इंसान के पास में अवेलेबल होते हैं, पर लेकिन आप लोगों को जहाँ पर ट्यूनिंग ले, जहाँ पर आप लोगों को लगे कि आप लोगों को रिजल्ट अच्छा आ रहा है, वहाँ पर आप लोगों को हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि सीधा सीधा मतलब ये एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को लेना है सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो सिलेक्शन के ऊपर फोकस देना है, तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जो प्रॉपर वे में आप लोगों को सही से प्रैक्टिस करा रहा हो, सारी चीज़ों की प्रॉपर एक टॉपिक को ढंग से कवर करा रहा हो, आप लोगों को कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे उसको देखने के बाद में, तो वो चीज़ों पर आप लोगों का ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, उससे आप लोग कभी भी जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो अपना सिलेक्शन लो, उसके बाद में फिर आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकते हो। अभी बात करें अगर क्रिएटिव इकोनॉमी की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि टोटल मिलाकर 17 हैं, उसमें भी क्रिएटिविटी लगाने की बात की जा रही है। और उसमें यहाँ पर ये बोला गया कि अभी जब कोविड-19 के बाद में सिचुएशन खराब हुई तो उससे रिकवर करना है, तो उसमें क्रिएटिव इकोनॉमी बहुत काम आएगी। फिर यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, रीस्टेब्लिश करना है जो चीज़ें बर्बाद कर दी कोविड-19 ने, और उसको फिर आगे चलकर ग्रो करना है और सस्टेन करना है, और यहीं से ही फिर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा।
तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि चीज़ें ऐसे चलेंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिटी देखने को मिल रही है, टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, एकेडमिक्स और रिसर्च यहाँ पर देखने को मिल रही है, बिजनेस और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखने को मिल रहे हैं, ये सारे मिल जाते हैं तब यहाँ पर निकल कर आता है जिसको बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी। तो क्रिएटिव इकोनॉमी जो है अपने ही आप में कहने के लिए एक छोटी सी टर्म है, पर लेकिन एक पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते जब आप लोग बात करेंगे, प्रॉपर पॉलिसी फॉर्म की जाए कि इंसान क्रिएटिव बन सके, प्रॉपर यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया जाए, सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाए, कौन कौन से सेक्टर पर क्रिएटिव इकोनॉमी हम लोग लगा सकते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं, दुनिया भर के ऐप्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजी का और एक क्रिएटिविटी का मिक्सचर देखने को मिलेगा। डिजिटल जो शिफ्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो डिजिटल फॉर्म में एक आप लोगों को ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है, और बिग डेटा जो है उसका एनालिसिस किया जा रहा है। जैसे नहीं मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगर आज के डेट में आप लोग सर्च कर लो मोबाइल फोन, तो अगले ही टाइम आप लोगों को यूट्यूब पर भी एडवर्टीजमेंट मोबाइल के आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को अगले ही पल में, थोड़े ही देर में आप लोग जहां भी जाओगे गूगल पर जो एडवर्टीजमेंट दिखेंगे वो भी आप लोगों को मोबाइल के दिखेंगे। तो ये है एक तरीके से डेटा एनालिसिस। तो यहां से वो आप लोग का डेटा इकट्ठा करते हैं कि आप लोग क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो क्रिएटिविटी अपने आप में एक काफ़ी खतरनाक चीज़ है, जिसको अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो क्रिएटिविटी एक काफ़ी शानदार रिजल्ट दे सकती है। और एक क्रिएटिव वर्ल्ड में जब इंसान रहता है ना, तो यार वो बहुत सारे तरीके से चीज़ों को सोच पाता है। एक इंसान ऐसा है जो बस ऐसे कहा, देखिए आप लोगों से बताऊं, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठे हैं और वहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि देश के अंदर में ये रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप लोग उसको थ्योरी में ले गए, एक तरीका है कि एक रफ सा मैप बनाया देश का, और उसके बाद में फिर आप लोगों ने क्या किया, उसको शानदार तरीके से उस पे मैप के ऊपर दिखा दिया। तो इससे क्या होगा, जरा सी देर में आप लोगों का आंसर भी हो जाएगा। फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया, ठीक है, डायग्राम बना के दिखा दिया। तो ये होता है क्रिएटिविटी का काम। तो ये आप लोग को अपनी एजुकेशन में भी लानी पड़ेगी। तो इसके बारे में बात की जा रही है। क्रिएटिविटी जो है वो आज के डेट में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है। खासकर अगर बात करें टोटल एक्सपोर्ट जो है क्रिएटिव गुड्स और सर्विसेज का, ये माना जा रहा है कि रिसेंटली अभी 121 बिलियन डॉलर देखने को मिला था 2019 में। पर लेकिन क्रिएटिविटी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो अभी रिसेंटली यहाँ पर हमारी कंट्री का भी काफ़ी बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की बात की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी सरप्लस देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी कंट्री में काफ़ी क्रिएटिव लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और जब बात करें यहाँ पर, इंडिया जो है 6th ग्लोबल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूएसए को अगर बात करें, अभी टॉप इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी मार्केट है टेक्नोलॉजी के मामले में। अगर बात करें हमारी कंट्री की जो अभी, अच्छा एक आर्टिकल भी तो डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों से आज, उसकी पीपीटी भी अगर टाइम मिलेगा तो। हमारी कंट्री ने अभी यूके को पीछे छोड़ा, ठीक है, तो अभी हम लोग जो है काफ़ी एक शानदार पोजीशन में आ गए। तो ये सारी चीज़ जो हमारे देश में हो पा रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बात की जा रही है कि क्रिएटिविटी जो है उससे हम लोग क्या क्या निकाल कर ला सकते हैं अपनी कंट्री में। जहाँ जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है, ठीक है। एक सेकेंड यार, पानी लेके बैठने लगा मैं, पहले ना बोतल ढूंढता रहता था। तो यहाँ पर बात की जा रही है वॉशिंगटन के बारे में। अगर क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में बात करें तो आप लोग देखते हैं 3,76,121 जॉब 2020 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। इसकी अगर बात करें टोटल इंडस्ट्री, तो यहाँ पर एक सिटी की बात की जा रही है यूएसए के अंदर में 42 जो टोटल मिलाकर अगर बात करें यहाँ पर 42 नहीं 43 बिलियन आप लोग को डॉलर का यहाँ पर अर्निंग देखने को मिलती है। तो इसे देख सकते हैं कितने सारे लोग, कितने सारी मेल और फीमेल यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये क्रिएटिव इकोनॉमी जो है वॉशिंगटन की जीडीपी में 8.7% जो है जीडीपी में एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जब क्रिएटिविटी निकल कर आती है तो कितने सारे सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। आप लोग खुद भी अगर आज के दिन में कुछ बनाने लग जाए और कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों ने बना दिया जो अब तक था ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग क्रिएटिव हो गए और आप लोगों ने एक नया प्रोडक्ट बनाया, तो कल को चलकर वो प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ पर बेचा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए प्रॉपर फंडिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। इसके लिए आप लोग को कॉपीराइट इशू वाले से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट वाला इशू काफी ज्यादा खतरनाक है। आप लोग बोलो कि ये मेरा कॉपीराइट है, सामने वाला बोलेगा नहीं मेरा है, तो ठीक है। एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल है, मीडियम एंटरप्राइज या लोकल आर्टिसन है, जो भी लोकल लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर और इसी के साथ में हब बनाने पड़ेंगे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन और क्रिएटिव इंडस्ट्री सामने निकल कर आएंगे। तो हमारे देश में भी इसको काफी अच्छे से प्रमोट करने की जरूरत है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग काफी अच्छे से काम कर सकते हैं और एक अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्रिएटिविटी के बारे में बात। तो ये एक आर्टिकल आया था जो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो क्रिएटिविटी जो है वो इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले कर सकती है, कल को चलकर पूछ ले तो आप लोगों को ये लगेगा यार कैसा क्वेश्चन आ गया, पर लेकिन अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है तो आप लोग अच्छे से लिख भी पाओगे।
तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वे फॉरवर्ड फॉर प्रमोटिंग द क्रिएटिव इकोनॉमी, तो यहाँ पर बोला गया तो कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है जो सारी की सारी, ये अभी मैंने आप लोगों को बताई, सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और आंसर यहाँ पर डी है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, जितनी क्लैरिटी रहेगी उतनी अच्छी चीज़ों को आप लोग लेकर चल पाओगे। ठीक है, टीचर्स डे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, और टीचर्स डे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी सेलिब्रेट किया, और इनके द्वारा जो सेलिब्रेट करने का तरीका है वो आप लोगों को पसंद आएगा। इनके द्वारा एक स्कीम अनाउंस की गई जिसका नाम है पीएम श्री। पीएम जो श्री स्कीम है ये काफ़ी शानदार इसको खासकर स्कीम है, और एजुकेशन सिस्टम में एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाली स्कीम है। कैसे समझ लेते हैं, तो एक स्कीम भी आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगी, जिसके बारे में कल को अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई तो आप लोगों को पता रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसके बारे में अगर बात करें, तो ये जो स्कीम है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस, जो हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनाउंस करते हैं, इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर 14,500 के करीब जो स्कूल हैं यहाँ पर अक्रॉस द कंट्री, उनको अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि और अच्छे लेवल पर उन स्कूल को लेकर चला जाएगा। और ये स्कीम जो है टीचर्स डे वाले दिन यानी कि 5 सितंबर को यहाँ पर लॉन्च की गई। तो डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन, तो ये एक अच्छा है, और इसको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बेस पर यहाँ पर स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। तो इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इसके चलते यहाँ पर ये जो योजना है हमारी कंट्री में जो स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो स्पिरिट है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, कल को चलकर आप लोगों से हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बेसिक है, तो कम से कम जो स्कीम आती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, उससे जब क्वेश्चन बनता है तो फिर आप लोग जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से, जब उनको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करके चलोगे। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और आप लोगों को बता देता हूँ जिससे कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे। इस स्कीम के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए या फिर कहीं पर मेंशन करने की बात आए तो आप लोग यहाँ पर उसके बारे में मेंशन कर सकें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है इस स्कीम के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर यहाँ पर काम करने वाली है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को मैंने बताया था कि एजुकेशन जो है वो कहाँ पर आता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची के अंदर में आता है। तो वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती हैं। तो पहली तो बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली, एम क्या है, 14,500 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा, और यहाँ पर ये सेलेक्ट किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनमें से। और यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पर इसके थ्रू इंप्लीमेंट की जाएगी सही तरीके से। तो एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम भी इंप्रूव होता हुआ नजर आए, और इसी के साथ में यहाँ पर जो बच्चों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो भी यहाँ पर निकाल कर लेकर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पर जो टॉयज वगैरह होते हैं स्कूल के अंदर में उनको भी किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों को और अच्छे से एजुकेट करने के लिए। सोचो अगर टॉयज के थ्रू हमारे कंट्री में अगर हिस्ट्री पढ़ाई जाना स्टार्ट कर दी जाए बच्चों को तो कितना अच्छा रहेगा, इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से इंजॉय भी कर पाएंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि पढ़ाई चल रही है, मजे मजे में पढ़ाई भी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक बच्चा बोला कि सर मजे मजे में आपका लेक्चर निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है तो इससे क्या होता है, इससे चीज़ें होती है कि जैसे आप लोग मूवीज देखते हो बैठ के, तो आप लोगों को फोकस थोड़ा लगाना पड़ता है। इंटरेस्ट अगर मूवी में आएगा तो आप लोग आराम से पूरी देख कर निकल जाओगे, पर लेकिन ज़बरदस्ती अगर बांधना पड़ रहा है तो फिर क्या ही मजा रहेगा यार उस चीज़ में। तो काम को वही करो जिसको आप लोग इंजॉय कर पाते हो, वो काम ऐसा होगा कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। जैसे देखते देखते 6 साल निकल गए, मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है मुझे आप लोग बताते हो कि सर इतने दिन से आपके साथ में कनेक्ट है। तो ये होता है जब आप लोग किसी चीज़ को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो, और अगर ज़बरदस्ती करोगे तो भाई साहब हर सुबह आप लोगों को इरिटेशन फील होगी कि यार ये क्या है, कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी काम इस तरीके से लेके चलो जिसको आप लोग इंजॉय कर सको। तो इसके लिए हमारे देश में क्या रहेगी, मॉडर्न ढांचा बनाया जाएगा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप की जाएगी। तो ये पूरी स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग है यहाँ पर अगर बात करें तो यूपीएससी 2020 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकी है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात की जा रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को एक कन्फर्मिटी दी जाती है, और एक तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री में रीस्ट्रक्चर और रीओरिएंटेशन किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को। तो इसको क्रिटिकली एग्जामाइन आप लोगों को करना है। ये बोला कि आगे यहाँ पर अगर आप लोग बोले तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, एक पर्टिकुलर जो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में। क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जाते हैं, तो चौथा गोल जो है उसको आप लोगों को एजुकेशन से कनेक्ट आप किया जाता है।
तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंप्लीमेंट करने के लिए एजुकेशन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अरे आज की कोटेशन आप लोग की रह गई थी, बोला गया ऑल जो थिंकिंग मैन आर एथिस्ट, यानी कि नास्तिक होते हैं, यानी कि जिसका दिमाग थोड़ा चलने लगता है, जो चीज़ों को समझने लगता है, वो नास्तिक बन जाता है। तो आर्नेट जो हेमिंगवे के द्वारा ये बातें बोली गई थी, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं यहाँ पर। तो कई सारी स्टेटमेंट ऐसी होती है जिनके ऊपर आप लोग के निबंध तक आ जाते हैं, तो अगर आप लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप लोग चीज़ों के एक तरीके से फोकस देकर आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आप लोग बताना ये सही है या फिर गलत है। अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है, वो उन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, ये सही है या फिर गलत है बताना, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर पीएम श्री स्कीम के बारे में बात की जा रही है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग जो स्कीम इन इंडिया के अंदर में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले बोला गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा बोला गया यहाँ पर एम है अपग्रेड करने के लिए, डेवलप करने के लिए लगभग 4500 स्कूल अक्रॉस द कंट्री। फोकस जो है वो प्रोफिशिएंसी यहाँ पर इंप्रूव करने की बात की जा रही है, और यहाँ पर जो बच्चे हैं एक तरीके से हर एक ग्रेड पर उनके ऊपर फोकस दिया जाएगा। कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहाँ पर, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर है यहाँ पर क्या, डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बने स्कीम के बारे में तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये चीज करा दी, ठीक है। तो माइंड में जब कंफ्यूजन आता है तो उसको दूर करना है आप लोगों को, ओके। एक और आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं पर छोटा सा है, फिर भी याद रखिएगा। इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, यूके को पीछे छोड़कर 5वें नंबर की जो है हम लोग जो है इकोनॉमी बन गए। तो यूके की खस्ता हालत हो चुकी है, अभी उनकी प्राइम मिनिस्टर आई है, वो फिर से जोर लगा रही है कि हम लोग यूके को इंडिया से आगे लेकर जाएंगे मतलब जो भी है हमारी कंट्री जो है आगे बढ़ गई है, काफ़ी एक गर्व की बात आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया जो है ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई यहाँ पर, और ये कंक्लूजन जो किया गया है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा के बेस पर बोला गया यहाँ पर, तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ये पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी की जो फोरकास्ट है 5th लार्जेस्ट जो इकोनॉमी बनने की, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं टारगेट क्या है हमारा काफ़ी शानदार टारगेट चल रहा है। ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया की इकोनॉमी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ओवरलैप करना स्टार्ट हो गए अभी यहाँ पर पेंडेमिक के बाद में, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जो है और अच्छे से बढ़ी। आने वाले टाइम में हम लोग चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारी इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, तो उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है। तो अचीवमेंट अगर आप लोग देखें तो हमारी कंट्री में काफ़ी सारा फोकस किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम पे इतने सारे यूनिकॉर्न हमारे देश में निकल कर आ रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी बन गए। तो इसका मतलब यहाँ पर यह कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में अगर बात करें, अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक माइलस्टोन हमारे द्वारा अचीव किया गया है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक ऐसा देश जो कि 200 साल तक एक देश के द्वारा रूल किया गया, उसी देश को पीछे छोड़कर हम लोग आगे बढ़ गए, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आज की डेट में 2022 में अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी देखेंगे तो ये यहाँ पर 854 बिलियन US डॉलर की है यहाँ पर साइज ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें यूके की जो है यहाँ पर, ये आप लोगों को 816 बिलियन की आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे टॉप पर अगर आप लोगों से कोई पूछे वो कौन है, वो आप लोगों को यूएसए देखने को मिलेगा। यूएसए की जो इकोनॉमी है वो 24 ट्रिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगी, 24 ट्रिलियन, समझ सकते हैं। हमारी अभी यहाँ पर आप लोग देखते हैं अभी हमारा काफ़ी पीछे, हमको बहुत ज़्यादा फोकस देना है उसके ऊपर, तब जाकर हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। पॉपुलेशन में बात करें तो यूके हमारे सामने कुछ है ही नहीं है, 1.41 बिलियन पॉपुलेशन है आज के डेट में हमारी, यानी कि 140 करोड़ लोग हैं आज के डेट में, हम आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। 141 करोड़ हो चुके हैं आज के डेट में। हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लो है। इंडिया की जो रैंक है वो 122 से 190 कंट्री में, जिसके ऊपर हमको काम करना है ताकि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो भी सुधरे। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में बस नंबर बढ़ गए और लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर हेल्थ सर्विस नहीं मिल पा रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता है। तो चीज़ों का मतलब तब बनता है तब आप लोग अगर ढंग से चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो सही पैटर्न में चीज़ें चलेंगी, तो ठीक है। अचीवमेंट्स के बारे में अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं तो पोवर्टी जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी कम की। अगर बात करें तो यूके जो है वो एक्सट्रीम पोवर्टी, यहाँ पर हमारे द्वारा भी काफ़ी पेज छोड़ा गया पोवर्टी को, और इसी के साथ में यूके के द्वारा भी इसके ऊपर काम किया गया था। कंपेयर किया जा रहा है 19th सेंचुरी में, यूके की पोवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा थी, इवन इंडिया से ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अक्रॉस द अगर आप लोग बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूके का जो स्कोर है हमसे काफ़ी बेटर आप लोगों को नजर आएगा। प्रेजेंट आउटलुक के बारे में बात करें तो अगर बात करें इंडिया की जो रैपिड इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो ओवर द पास्ट 25 ईयर देखने को मिल रही है आप लोगों को, ठीक है। तो देखते हैं आगे आगे चीज़ें कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पर कुछ चार्ट्स हैं आप लोगों के सामने। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात करें तो यूके बहुत ऊपर है हमसे। जीडीपी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को यूनाइटेड किंगडम दिखाने की बात की गई पर कैपिटा, यानी कि हर एक इंसान के हिस्से में क्या चीज़ें आती हैं,
तो हम लोग बहुत पीछे हैं क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारे कंट्री में मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, और हमारे पास में मान लीजिए एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, मतलब इस तरीके से समझिए कि 100 लोग हैं हमारे पास में और हमारे पास में 1000 रुपये हैं, ठीक है। तो हर एक पर्सन के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? तो हर एक पर्सन के हिस्से में ओनली 10 रुपये आएंगे। सोचो कि हमारी कंट्री में ओनली 10 लोग होते और हमारे पास में 1000 रुपये होते, तो कितने रुपए आते? हर एक इंसान के हिस्से में 100 रुपये आते। तो यहाँ पर जो 100 रुपये आ रहे हैं इसका मतलब ये यूके है, पॉपुलेशन कम है। जबकि अगर बात करें पैसा उतना ही है पर लेकिन एक के हिस्से में 100 रुपये आ रहे हैं और एक के हिस्से में 10 रुपये आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम की। जब आप लोग की टोटल इनकम को आप लोग जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं तो जो भी पैसा आता है वो यहाँ पर आप लोग की पर कैपिटा इनकम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम कम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो अच्छी है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। क्योंकि डिवीजन जब करेंगे पैसों को तो यहाँ पर पॉपुलेशन से करेंगे तो ऊपर वाला नंबर जो है वो अपने आप जो है छोटा हो जाएगा काफ़ी, ठीक है। इशू जो देखने को मिलते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है उसके बारे में बात करें तो वो एक तरीके से स्लो है, काफ़ी कम है अगर बात करें हमारा, और इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो स्लो ग्रोथ जो हो रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिसकी वजह से हमारे पास में अच्छी चीज़ें नहीं है, लगभग 4.8%। इसी के साथ में अनप्रेडिक्टेबल वेदर, मॉनसून के ऊपर काफ़ी डिपेंड है हमारी एग्रीकल्चर और रूरल डिमांड। अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर की अच्छी व्यवस्था बन जाती है तो डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी जो है वो अच्छी बढ़ती है। इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो इसके ऊपर भी काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली जो है 6 देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पर पिछले कुछ महीने से। और हमारी कंट्री का टारगेट है +-2, यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो ये सिचुएशन जो है कई सारी कंडीशन खराब कर देता है जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी है कि इनके बारे में सोचा जाए और इसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है, कुछ पर्टिकुलर टर्म दे रखी है यहाँ पर, ये टर्म जो है बात की जा रही है एनएनपी के बारे में और जीडीपी। तो यहाँ पर इनके रेशियो के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। हालांकि ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो ये है पर्टिकुलर ग्रोस जो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसको जीडीपी बोलते हैं उसकी डेफिनेशन कोई पूछे, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको एनडीपी बोलते हैं इसकी डेफिनेशन पूछे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स जीएनपी की डेफिनेशन पूछे या नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी की डेफिनेशन पूछे, तो ये सारी डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और पहले भी इसको 2-3 बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। किसी कंट्री की जीडीपी क्या होती है? सम, यानी कि जोड़ दो उस कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर, और मोटे मोटे तौर पर फाइनेंशियल ईयर को 1 साल का हम लोग लेते हैं। तो 1 साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है वो उस कंट्री की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है। अगर इसके बारे में बात करूं, नेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एनडीपी क्या होता है? तो जीडीपी में से जो डेप्रिसिएशन हुआ है, जैसे कि गाड़ी की जब सर्विस कराने गया तो वो बता रहे थे मुझे कि आपकी गाड़ी की वैल्यू ये आज के डेट में एक्स देखने को मिल रही है, पहले इतनी थी अभी इतनी घट गई है। हर साल उसकी वैल्यू क्या होती है? वो डेप्रिशिएट होती है। तो डेप्रिशिएशन हो गया क्योंकि आप लोगों ने इसको यूज कर लिया। तो जीडीपी में से जो भी डेप्रिशिएशन घटा दो आप लोग यहां पर उस देश के, तो वो एनडीपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ये ज्यादा प्योर है। अगर बात करें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करें जीएनपी, तो जीएनपी का मतलब होता है कि जो जीडीपी होती है उसमें इनकम फ्रॉम द अब्रोड, यानी कि बाहर अगर कोई पैसा कमाकर अपने देश में भेज रहा है तो वो एक तरीके से हमारे देश में रेमिटेंस बन के आता है, ठीक है। तो जो रेमिटेंस बन के आ रहा है तो वो इनकम में जब ऐड हो जाएगा जीडीपी में तो उसको आप लोग जीएनपी बोल देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं, याद रखेगा। और मैं तो बोलूंगा इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप लोग, और इसको मैं आप लोगों को उसमें टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करें एनएनपी, तो जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन घटा दिया तो आप लोगों का एनएनपी आ गया। इनके जो जीएनपी है ना इसमें से डेप्रिसिएशन, तो इनकी ये और ज्यादा प्योर हो जाएगी एनएनपी। तो इनको दोनों को एक साथ आप लोग देख सकते हैं, इनको दोनों को आप लोग एक साथ दे सकते हैं। अगर बात करें एनएनपी जीडीपी के बेस पर तो फिर ये वाला आप लोग देखते हैं यहाँ पर जीडीपी में से इनकम तो प्लस कर दी यहाँ पर ये और डेप्रिसिएशन घटा दिया। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ यहाँ पर, ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि एनएनपी और जीडीपी में, एनएनपी में अगर बात करें तो जीडीपी में से इनकम अब्रोड घटा दिया और डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ये फॉर्मूले वही हैं। तो सही आप लोगों को चूज करना है यहाँ पर और आप लोगों को आंसर बताना है। तो अभी मैंने पहले आंसर आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। तो अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को आंसर अपने आप बताना है। पीपीटी में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है, जब आप लोग डाउनलोड करोगे, क्योंकि अभी एक्सप्लेन किया ना मैंने। तो बधाई हो आप सभी लोगों को कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और एक ऐसे देश को पीछे छोड़ दिया जिसने 200 साल तक हमारे ऊपर रूल किया। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है, अगर देखा जाए तो गर्व करने वाली बात है।
एक आर्टिकल है यहाँ पर जो कि लिखा गया, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। यहाँ पर ये बात की जा रही है, अभी अगर आप लोग बात करेंगे तो रसिया के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की डेथ हुई, जो कि एक तरीके से ऐसी पर्सनैलिटी थे जिनकी वजह से माना था कि कोल्ड वॉर जो है वो एंड पर आया। उसके पर्सनैलिटी के मरने के बाद में जो रसिया के प्रेसिडेंट है पुतिन साहब, वो वहाँ पर उनके फ्यूनरल में जो है पार्टिसिपेट करने नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर एक एनालिसिस किया जाता है पूरा। आज की डेट में अगर बात करें, दुनिया में 3 तरीके की इकोनॉमी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एक को बोलते हैं बेसिकली कम्युनिज्म, दूसरे को बोलते हैं कैपिटलिज्म और तीसरे को बोलते हैं सोशलिज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं पूंजीवाद, इसको बोलते हैं साम्यवाद और इसको बोलते हैं समाजवाद। ये जो इकोनॉमी है यहाँ पर, अगर इनके बारे में आप लोगों को कोई पूछना बैठे कि किस बेस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो याद रखिएगा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो भी है रिसोर्सेज के बेस पर, यानी कि कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन उसको यूटिलाइजेशन के करने की पावर ले रहा है, उसके बेस पर बात की जाती है। यानी कि जो हमारे घर में कोई सामान है तो कौन उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, कौन उसको यूटिलाइज करेगा, उसके बेस पर यहाँ पर बातें रहती हैं। कम्युनिज्म में कहते हैं कि एक तरीके से ये साम्यवाद होता है, इसे बोलते हैं कि कुछ भी प्राइवेट के हाथ में नहीं रहेगा। कैपिटलिज्म में ये कहते हैं कि सारा का सारा प्राइवेट के हाथ में होगा। सोशलिज्म में ये कहते हैं चलो यार मिलकर काम कर लेते हैं, यानी कि एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम आप लोगों ने सुना है, तो उसको बोलते हैं कि चलो मिलकर काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये डिफरेंस है, क्योंकि ऐसे शब्द हैं जिसके ऊपर कई बार मैंने देखा कई सारे बच्चों ने लगातार क्वेश्चन पूछा कि सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देना। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कम्युनिज्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आज की डेट में कोई भी रेयर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जहाँ पर कम्युनिज्म देखने को मिलता है। मैक्सिमम कंट्री आप लोगों को मिक्स्ड इकोनॉमी में नजर आएगी। इवन अगर बात करें रसिया की, या अगर बात करें आज के डेट में चाइना की, चाइना को बोलो मैक्सिमम चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है, पर लेकिन सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देखते हैं, तो अगर गवर्नमेंट के हाथ में होती है तो देखिए गवर्नमेंट के ऊपर और भी कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अच्छी एजुकेशन अगर देनी है लोगों को, अच्छी हेल्थ अगर देनी है लोगों को, और वहाँ पर अगर आप लोग सारी चीज़ें जो हैं अपने हाथ में लिए बैठे हैं, तो फिर कैसे आप लोग एजुकेशन और हेल्थ जो है वो लोगों को प्रोवाइड करा पाओगे। रसिया में ये बोला जा रहा है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, जब वहाँ पर कम्युनिज्म प्रॉपर चल रहा था वहाँ पर, तब जनता ज़्यादा खुश थी। अगर बात करें वहाँ पर लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ज़्यादा थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, किसी देश में लोग जो हैं वो कितने लंबे समय तक जो है वो जिंदा रह पाते हैं। यानी कि पता चला कोई और महामारी आ रही है, बीमारी आ रही है, गरीबी की वजह से मर गए, भुखमरी की वजह से मर गए, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर बात की जाती है। जैसे मैंने बोला था जापान डेवलप कंट्री तो बन गई, पर लेकिन जापान के अंदर वुमेन की जो सिचुएशन है वो आज भी आप लोगों को दयनीय यानी कि काफ़ी गलत देखने को मिलती है। तो उसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो ये यहाँ पर इसी के चलते ये ऐसी जो बातें होती हैं उनके ऊपर जब डिस्कशन किया था तो ये चीज़ें समझाने की कोशिश की जाती है कि रियलिटी क्या है इसके पीछे, कि आप लोग ये पैटर्न क्यों फॉलो करके चल रहे हो। यहाँ पर कम्युनिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल रहती है, कोई क्लास आप लोग यहाँ पर डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ में जो प्रोडक्शन फॉर द बेसिक नीड, और ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है यहाँ पर, ये कम्युनिज्म के बारे में जब बातें करते हैं तो यहाँ पर एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, सुना भी होगा आप लोगों ने। ये एडम स्मिथ मैंने आप लोगों को जब 12th की एनसीईआरटी का इकोनॉमी वाले का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर ये। तो यहाँ पर बात की जा रही है मार्केट फोर्स के बारे में, क्लास डिस्टिंक्शन के बारे में और प्रोडक्शन फॉर द प्रॉफिट। प्राइवेट वाले किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे हेल्थ वाले में जाएं, चाहे एजुकेशन में जाएं, वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। अगर उनका प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वो नहीं काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि कोई इंसान जो है वो अगर कुछ काम कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए ही करे, पर लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। गवर्नमेंट जो होती है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए काम करती है। तो इसको बोलते हैं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोग बोलते हैं, कि ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों में प्रॉफिट ही देखें। ठीक है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि दिल को अच्छे लगे तो कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्रॉफिट और नुकसान वाली बातें जो है वो साइड में हो जाती हैं। हाँ, पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाता हूँ। तो इससे क्या होता है, अगर मैं पढ़ाऊँ ना, लेक्चर ना लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन जो है वो आधा रह गया। जैसे आप लोग बोलते हैं ना सर हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, आप लोगों की लाइफ का पार्ट बन चुका है। जितना आप लोगों की लाइफ का पार्ट बना हुआ है उतना ही ये मेरी लाइफ का भी पार्ट बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर डेली आप लोगों को यहाँ पर ये लेक्चर मिलता है। अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन अगर हो गई हो तो थोड़ा लेट हो जाता है, पर लेकिन आज तक का ऐसा नहीं हुआ कि लेक्चर ही ना आए। ठीक है, ये तो आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लेक्चर ही ना आए। ठीक है, तो
इतना तो आदमी तब भी नहीं करता जब सर पे कोई बॉस बैठ जाए ना आखिर, और वो बोले कि तुझे डेली लेक्चर बनाना है, तो तब ना इंसान डेली लेक्चर बनाए, ठीक है, कि तुझे फायर कर दूंगा तुझे लेक्चर बनाना है तो यहाँ पर आप लोग अपने ही बॉस हो, अपने आप से आप लोगों ने कमिटमेंट कर रखा है और आपको लेक्चर बनाने हैं। तो जिस दिन आप लोग अपने आप से कमिटमेंट करना सीख गए ना, वो कमिटमेंट दुनिया में आप लोगों को सबसे बड़ा कमिटमेंट देखने को मिलेगा कि आपके सर पर कोई बैठा ही नहीं है कि आपको बोले कि ये काम करें और फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन आप लोगों को देता है। तो ये डिसिप्लिन जिस दिन आप लोगों की लाइफ में आ गया तो सारी चीज़ें साइड में हो जाएंगी। तो हमेशा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना सीखो। यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड पावर जो होती है वो आप लोगों को प्राइवेट में भी देखने को मिलेगी और कुछ आप लोगों को गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों काम करते हैं। लिमिटेड क्लास डिस्टिंक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रोडक्शन जो किया जाता है सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। और चार्ल्स फोरियर जो हैं ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सोशलिज्म के जो एक तरीके सपोर्टर। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पर अगर बात करें तो रसिया कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक सोशलिज्म या फिर मेनली कम्युनिस्ट के पैटर्न पे चलने वाली कंट्री है। पर लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मैक्रो और दूसरा माइक्रो। एनसीईआरटी अगर देखोगे एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। मैंने आप लोगों को उस टाइम पर भी पढ़ाया था जब एनसीईआरटी के बारे में बताया था। जो माइक्रो का मतलब होता है वो होता है बड़ा, यानी कि माइक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल पर, मैक्रो का मतलब छोटे स्केल पर। यानी कि आप लोग एक अलग इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, एग्रीकल्चर की आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है, आप लोग एक तरीके से किसी कॉटन सेक्टर की बात आप लोग कर रहे हो, आप लोग आयरन इंडस्ट्री की बात कर रहे हो। तो ये माइक्रो लेवल पर बात कर रहे हो। पर लेकिन जब आप लोग बात करो मैक्रो के लेवल पर तो इसका मतलब हो गया पूरी कंट्री की जो व्यवस्था है उसके बारे में आप लोग बात कर रहे हो। माइक्रो के बारे में अगर थोड़ा सा बोलो तो आप बोल सकते हैं आप लोग अपने इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हो, घर के एक अलग अलग मेंबर के बारे में। पर माइक्रो का मतलब हो गया पूरे परिवार के बारे में आप लोग बात कर रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। माइक्रो और मैक्रो में एक डिफरेंस आप लोग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूरी एनसीईआरटी बना दिया यार उन्होंने इसके ऊपर। तो अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो फिर कैसे आप लोग चीज़ों को आगे लेकर चल पाओगे। तो ये जरूरी है इस तरीके की चीज़ें समझना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है, कोई भी कंट्री आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कि उसका ह्यूमन कैपिटल आगे बढ़ रहा है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल उसका हो रहा है, उसको अच्छी हेल्थ मिल रही है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है। अगर अच्छी हेल्थ और एजुकेशन नहीं मिल रही है तो फिर नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है। तो जीडीपी बढ़ती रहे पर लेकिन इंसान जो है वो खुश नहीं है तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो ये जरूरी है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, इनको हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि कई बार आप लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है, बात की जा रही है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रेवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। यानी कि एक तरीके से सेंटर का एक सिस्टम है जिसमें लोगों की जो भी चिंताएं हैं समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर अभी ये यहाँ पर जो बात की जा रही है इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, तो इसमें यहाँ पर टॉप किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है यहाँ पर इसका अगर बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि डेवलप किया गया नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो यहाँ पर इसके द्वारा तो अवेलेबल रहता है 24/7। यहाँ पर जो भी आप लोग चाहे अपनी टेंशन लेकर यहाँ पर जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। तो सिंगल पोर्टल है, ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जो स्टेट और सेंटर के यहाँ पर काम कर सकते हैं। और लॉन्च किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन जो पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जब रहता है यहाँ पर तो एक तरीके से ना इंसान कहता है कि कहाँ सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप लोग ने एक सिंगल पॉइंट पर सॉल्यूशन अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो उसके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो CPGRAMS जो है वो एक्सेसिबल है टू द सिटीजन यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो उमंग ऐप है उसके साथ में भी इसको इंटीग्रेटेड किया जा रहा है, तो और प्रोडक्टिव इसको बनाया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये छोटी सी न्यूज़ जो मैंने आप लोगों की कवर की यहाँ पर, इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड कर लेना। इंडिया जो है अब USA, चाइना, जापान और जर्मनी, तो ये ओनली 4 कंट्री हैं आगे हैं। जल्दी ही हम लोग जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे, इनसे आगे हम लोग निकलने वाले हैं। ठीक है, UK को अभी हम लोगों ने पीछे कर ही दिया। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये अपने ही आप में काफ़ी एक मोटिवेशनल एक आप लोग बोल सकते हो न्यूज़ है। एक पर्टिकुलर रूल के बारे में बात की जा रही है, इसको बोला जा रहा है रूल कर्व। रूल कर्व पहले तो आप लोगों से पूछे कोई किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो जो डैम यानी कि जो बांध होते हैं उससे रिलेटेड आप लोग को ये रूल कर्व देखने को मिलेगा। एज पर दे अगर तमिलनाडु वाटर रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बात करें तमिलनाडु वाटर रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन मुल्ला पेरियार जो है वो फर्स्ट डैम देश के अंदर बन जा रहा है जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है रूल कर्व। रूल कर्व का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है
कि एक तरीके से डैम में उसके स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसकी फुल कैपेसिटी तक चीज़ों को लेके ना जाए, ताकि कल को अगर बारिश वगैरह हो जाए तो उसको टूटने से बचाया जा सके। तो रूल कर्व एक तरीके का टैबुलेशन है जो कि क्वांटम स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, या फिर एम्प्टी जो भी स्पेस यहाँ पर रहता है रिजर्वायर के अंदर में, क्योंकि डिफरेंट टाइम पर बारिश होती है, अलग अलग कंडीशन बनती है। तो इसके चलते यहाँ पर एक रेन डेटा को रखा जाता है 35 ईयर तक, जिसके बेस पर यहाँ पर कोशिश की जाती है कि कल को चलकर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन न बने। तो बोला जा रहा है वाटर इज नॉट अलाउड टू स्टोर टू द परमिसेबल लिमिट लेवल एट द टाइम व्हेन द रिजर्वायर रिसीव ह्यूज इनफ्लो। ठीक है, तो इसके चलते क्या रहता है, कैपेसिटी बनी रहती है, कल को चलकर कोई दिक्कत ना आ जाए यहाँ पर। तो सेफ्टी मैकेनिज्म का पार्ट आप लोग बोल सकते हैं रूल कर किसी डैम को। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि अति नहीं करनी है, कल को चलकर कोई दिक्कत आ जाए तो कम से कम कुछ ना कुछ सोल्यूशन इंसान के हाथ में होना चाहिए, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और कई बार आप लोगों को यहाँ पर ऐसी न्यूज़ एग्जाम में देखने को मिल जाती है कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट कर रही है, या फिर कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलता है। तो कई सारी रिवर्स के नाम भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमालय, जो हिमालयन वाला रीजन है उसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी पैनल जो है वो एग्री हुआ है कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो डैमेज है फ्रॉम अंडर कंस्ट्रक्शन, जो अभी यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें बात की जा रही है विष्णुगढ़ पीपल कोटी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको VPHE बोला गया है। ये कहाँ पर है, ये अलकनंदा रिवर के ऊपर है इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है और किस रिवर पर है और कहाँ पर है, तो स्टेट पीसेस के अंदर तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अगर बात करें 3 मेजर रिवर, ठीक है, जिसमें गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र आप लोगों को देखने को मिलती है इंडियन हिमालयन रीजन में, जिसमें कई सारे आप लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं। केदारनाथ वाले रीजन में अभी दिक्कत क्या आने लगी है, 2013 से जब से बाढ़ आई है तब से ये लग रहा है कल को चलकर कोई और प्रॉब्लम न देखने को मिल जाए, तो उसके चलते यहाँ पर ये फोकस किया जाता है। एक कमेटी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर BP दास कमेटी है, जो कि याद रखिएगा यहाँ पर, जो पर एक तरीके से परमिट की थी 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर एडवांस स्टेज पर कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग VPHEP गंगा रिवर बेसिन के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बाद में पता चलता है जब दिक्कतें हो जाती है। एटलीस्ट एक आइडिया तो जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, ज़ॉम्बीज़ आप लोगों ने कई बार देखी होगी मूवी के अंदर में, जो खून पीते हैं एक दूसरे का, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक न्यूज़ है, पर लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आइस के बारे में बात की जा रही है। अब ये क्या है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो बात की जा रही है जो ग्रीनलैंड आइस है, यानी कि जो ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है, मैप में अगर देखना चाहते हैं तो ये है हमारा प्यारा महान भारत, यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है ग्रीनलैंड। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ से आइस जो पिघलती है, तो वो पर्टिकुलर उसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो पानी का टेम्परेचर है जो आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उसके चलते बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, कि ग्लोबल सी लेवल जो है वो बोल रहा जा रहा है कि लगभग 10.6 इंच जो है वो ज़ॉम्बीज़ आइस की वजह से बढ़ेगा। अब ये ज़ॉम्बीज़ आइस क्या होती हैं, ऐसी आइस जो कि वैसे तो मेन जो आइस है उसका पार्ट है, पर लेकिन फ्रेश स्नो इसके ऊपर नहीं जमता है, यानी कि बस ये आगे अब पिघलती रहेंगी, इसके ऊपर बर्फ नहीं जम रहा है। तो ये ज़ॉम्बीज़ आइस जो है इसकी वजह से यहाँ पर न्यूज़ में है। तो पेरेंट आइस का पार्ट है, पर लेकिन फ्रेश स्नो यानी कि ताज़ा बर्फ इसके ऊपर नहीं जुड़ता है, तो यानी कि पिघलती रहेंगी और ये समुद्र का लेवल बढ़ाती रहेंगी। तो ये कमिटेड टू मेल्ट, यानी कि इनका बस एक ही काम है, अब ये पिघलती रहेंगी और सी का लेवल बढ़ाती रहेंगी, इसीलिए इनको डेड या फिर डूम्ड आइस के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जियोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है, पूछ ले जाए इसके बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज सिनर्जी के बारे में बात की जा रही है। वैसे ये आप लोगों को कवर कर लिया था मैंने, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा। अभी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है, जिसको CERT आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा होस्ट की गई एक्सरसाइज सिनर्जी, किसके साथ मिलकर, सिंगापुर के साथ मिलकर। 13 और कंट्री पार्टिसिपेट किए यहाँ पर इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, यानी कि कैसे जो आज के डेट में साइबर अटैक होते हैं उसको कैसे टैकल करने हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी जो सेक्रेटरीट है उसके द्वारा इसको लीड किया गया, और पूरा फोकस ये है कि आने वाले टाइम पे अगर कोई ऐसा अटैक होता है तो उसके साथ में हम लोग को कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो वैसे एक्सरसाइज है यहाँ पर, तो एक तरीके एक्सरसाइज आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन सिनर्जी के बारे में बात कीजिए तो सिनर्जी क्या है, यहाँ पर रैंसमवेयर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करिएगा इसको। मतलब कहने का ये है कि आने वाले टाइम में अटैक कैसे होगा उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी एक्सरसाइज की जा रही है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट वन लाइनर टाइप की न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। अभी हमारे देश में नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में यहाँ पर स्टैब्लिश की गई और फर्स्ट एवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि एस्ट्रो टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूनियन होम एंड जो कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा चेयर की गई 30वीं साउथ जोनल काउंसिल की जो मीटिंग है तिरुवनंतपुरम,
तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, कौन से राज्य में, पता है आप लोगों को, बताइए। अभी 5 जो एमएलए थे यहाँ पर जेडी के, वो यहाँ पर रूलिंग पार्टी बीजेपी में मिल गए, तो कोई नहीं पूछ रहा आप लोगों से पर पता रखिएगा, ऐसा भी चलता रहता है देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट जज है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, अभी उनको नॉमिनेट किया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेशनल लीगल जो सर्विस अथॉरिटी है, जिसको नालसा बोलते हैं। तो नालसा के बारे में आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, सर्च कर लेना नालसा बाई वीर, तो आप लोगों को पॉलिटिकल लेक्चर आएगा, उसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। पॉलिटिकल लेक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर में थोड़ा थोड़ा उनका रिवीजन कराना स्टार्ट करूंगा। डेली आप लोगों को एक लेक्चर दिया करूंगा देखने के लिए, और अगले दिन उनसे क्वेश्चन पूछा करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, इसके चलते आप लोगों की पूरी पॉलिटी जो है वो कवर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी है, तो आप लोगों को अच्छे से उसको सुनना है, ताकि अगले दिन क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग अच्छे से दे पाओ, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया, उनके द्वारा वर्चुअली इनोग्रेट किया गया स्वस्थ जो सबल भारत, ठीक है। तो ये एक तरीके से कनक्लेव है, इनके एक तरीका मीटिंग आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें जन भागीदारी, इनके सबको मिलकर साथ में चलना है, और ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को एनकरेज किया है। ये काफ़ी जरूरी है कि मरने के बाद में हम लोग शरीर को जला देते हैं, फिर दफना देते हैं, अगर वो ऑर्गन किसी के काम आ जाए तो अंगदान को महादान बोला जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, जिसको एनजीटी बोलते हैं, 3,500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा रिसेंटली अभी। तो यहाँ पर एक काफ़ी बोला गया कि वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है उसमें काफ़ी गैप देखने को मिला, ढंग से काम नहीं किया जा रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो कल को कन्फ्यूजन रहे तो माइंड को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। रसिया और यूरोप के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, तो आप लोगों को पता ही है, तो वर्ल्ड की न्यूज़ में आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। एक तो श्रीलंका के भागे हुए जो प्रेजेंट है वो वापस आ रहे हैं, तो ये तो एक फालतू की चीज़ है, ठीक है। रसिया जो है स्क्रैप कर रहा है डेडलाइन टू रिज्यूम द गैस पाइपलाइन, जो कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 से यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि जो G7 कंट्री है वो कैप लगाने जा रही है कि रसिया से कितना ऑयल खरीदा जाएगा, तो उसके चलते रसिया गुस्से में आ रहा है और वो इनकी तरफ को भड़क रहा है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिक है, हल्का सा आइडियाज़ के बारे में रखिएगा। और ये सारी हरकतें किसके ऊपर हो रही है, ये हो रही है यूक्रेन के ऊपर। तो यूक्रेन के बारे में आप लोग याद रखते हैं, एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही रिसेंटली अभी, और कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका लोहांस्क और दोनस्तक वाला रीजन जो है वो ऑलरेडी रसिया ने गपचा लिया है। इसकी जो कीव आप लोग को ये राजधानी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा यहाँ पर, इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। यूरोप के अंदर ये आप लोग को एक कंट्री देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर अपनी कंट्री कंपेयर में करना चाहते हैं तो ये आप लोग को यूक्रेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये आप लोग को यूक्रेन के नीचे यहाँ पर ब्लैक सी आप लोग को नजर आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये जो ऊपर वाला CS का नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। कंट्री के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, इतनी ज़्यादा न्यूज़ में शायद ही कोई कंट्री जो है रिसेंटली अभी इतनी न्यूज़ में रही होगी, क्योंकि रसिया ने बेचारा का भुर्ता बना दिया पीट पीट कर, ठीक है। तो इसकी वजह से ही न्यूज़ में था। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर स्मार्ट सॉल्यूशन, और इसी के साथ में इंक्लूसिव सिटी अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है किसके द्वारा ये होस्ट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया अवार्ड को। अवार्ड जो है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, इसी के साथ में UN के द्वारा एड्रेस किया गया कि किस तरीके चीज़ों को आगे लेकर चलना है। अवार्ड का एम क्या है यहाँ पर कि लोगों के सेंट्रिक यहाँ पर अप्रोच लेकर चले जा सके, ताकि अच्छे से और सिटी को डेवलप किया जा सके। तो UN मिलकर काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और बाकी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन और गर्ल्स और एल्डरली लोग हैं, उनके लिए क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। आगे बात करें तो ये कुछ MCQ हैं, जैसे कि बात की जा रही है एज पर द लेटेस्ट फिगर, IMF का जो सितंबर का डेटा है, तो लार्जेस्ट इकोनॉमी में 5th नंबर पर कौन आ गया अभी रिसेंटली। तो आप लोगों को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले पर कौन है, USA, दूसरे पर कौन है, चाइना, तीसरे पर कौन है, जापान, चौथे पर कौन है, जर्मनी, और पांचवें पर भैया हम हैं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो कहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिली, तो अभी डिस्कस किया मैंने, हिमाचल, दिल्ली, लद्दाख या राजस्थान, तो ये है लद्दाख। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी यहाँ पर फाइन लगाया 3,500, ठीक है। तो ये करोड़ का फाइन लगाया वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये है वेस्ट बंगाल। बोला है कि बोला जा रहा है कि यहाँ पर विच इज द वेन्यू ऑफ 30th साउथ जोन, जो अभी मीटिंग यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा चेयर की गई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो ये अभी मैंने बताया तिरुवनंतपुरम। तो आप लोगों के टॉपिक के साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के हो जाते हैं, तो आप लोगों को मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, कल को चलकर क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं।
तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। और ये वनडे टाइप एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन बनते हैं। फिर बोलते हो क्वेश्चन कहाँ से आगे, तो यहाँ से आगे थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखोगे तो माइंड में ना तो कन्फ्यूजन होगा और एग्जाम में भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बाकी आज की वोकैबुलरी देखेंगे अभी, पर उससे पहले एसएलवी कमांडो जिनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर दिए गए। यूके के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ऋषि सुनक, ठीक है, तो उनके बारे में बात की गई। तो अभी यहाँ पर हार गए यहाँ पर ये, तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि न्यूज़ में है। इनके लिए काफ़ी नेगेटिव बेसिकली इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि यूके जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो कि एक तरीके से गोरों की कंट्री है, और वहाँ पर एक ब्लैक एक इंसान, ब्लैक यानी कि एक तरीके ब्लैक की तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो काफ़ी एक रेशियल भेदभाव यहाँ पर देखने को मिला। लगभग 90% से ऊपर वहाँ पर सारे के सारे 90 के, मुझे लगा 97 के करीब होंगे, सारे के सारे वाइट हैं। तो यहाँ पर इनकी इमेज डिग्रेड की गई काफ़ी लार्ज स्केल पर, वरना ये प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठते और एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती। यानी कि 200 साल तक रूल किया था यूके ने हमारे ऊपर, और हमारे देश के लोग वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इनकी वाइफ को लेकर इमेज खराब की गई क्योंकि वो बहुत ही एक अमीर औरत है। ये मनाते हैं कि यूके की महारानी के पास में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा इनकी वाइफ के पास में है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर मतलब नहीं, गरीबों के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाए, इसकी वजह से बोला गया। तो सबके अलग अलग रीज़न थे कि क्यों ये हार गए, बताने के एक छोटा सा ये ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया। पर लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी न्यूज़ में थे तो पता होना चाहिए। 5 नए शब्द जो कि आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेंगे, ये आप लोग को अपने माइंड में क्लियर रखने। बात की जा रही है प्राइमा फेसी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जब पहली बार आप लोग देखते हो तो वो सच लगती है, पर बाद में हो सकता है वो गलत भी हो। यानी कि नहीं, आंखों देखे पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसके पीछे कुछ और भी रीजन हो सकता है। तो प्रथम जो दृष्टया यानी कि एक तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है। एंटोनिम सिनोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एनडीए सीडीएस में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी फायदा आप लोग ये पहुंचाते हैं, क्योंकि जो पेपर दे के आए उन बच्चों के द्वारा शेयर की गई थी, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं यहाँ से। रिवोक यानी कि कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, वो भी ऑफिशियली, ठीक है। इसी के साथ में बात कीजिए ग्रुसम यानी कि एक तरीके से यहाँ पर भीष्म, काफ़ी क्रूअल, ठीक है, क्रुएलिटी सुना होगा आप लोगों ने। ब्लास्फेमस ये तिरस्कार आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से किसी चीज़ को इंसल्ट कर देना, नॉर्मली गॉड के नाम पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से नहीं कि इंसान ने एक गॉड की जो है रिस्पेक्ट नहीं की तो उसको ब्लास्फेमी की कैटेगरी में डाल देते हैं। रिटेरिएशन के बारे में पुनर्वृत्ति एक तरीके से, ठीक है। तो रिपीट करना चीज़ों को, एक तरीके से जो चीज़ है उसके बारे में बात की जाए, डुप्लीकेट करना, ठीक है। तो ये 5 शब्द हैं, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना, ये इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप लोगों को फायदा करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें या फिर आप लोग जो है इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बताओ, जो भी ये पूरा लेक्चर होता है, जब पूरा लेक्चर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को देखने के बाद में ये नहीं लगता कि यार एक ही लेक्चर में कितनी सारी चीज़ें कवर हो गई यहाँ पर। उसके बाद में फिर जब आप लोग ये बोलते हो सर लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, सोचो यार मुझे मतलब कैसा लगता होगा। ये सारी एक एक स्लाइड जो है आप लोगों को पता चलना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे से मम्मी पूरे दिन खाना बनाती है आप लोगों के लिए बैठकर, और आप लोग बाद में ये बोल देते हो कि मम्मी खाना ना टेस्टी नहीं बना हुआ है, ठीक है। सोचा तो करो कि वो मेहनत कितनी करती है, पहले आटा गूंदना, फिर रोटियां बनाना, फिर आप लोगों को खिलाना, सब्जी वगैरह कैसे कैसे पूरा काम, मतलब समझ रहे हो। उसके बाद में आप लोगों का बोलना, तो यार चीज़ों को देखा करो कितनी मेहनत की जाती है, और फिर बोलते हो सर लेक्चर लेंदी हो गया। ये बोलो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो मुझे लगे कि हाँ यार कुछ गलत किया है, ठीक है, तो मतलब लेक्चर लेंदी हो गया। तो ये तो यार मतलब कमेंट जो है मुझे पसंद नहीं आता है कई बार, ठीक है। मतलब मुझे दिक्कत होनी चाहिए लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद में, डिकोड करने में मुझे प्रॉब्लम, अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम। आप लोगों को जो उम्र है आप लोगों की पढ़ने की, उसमें पढ़ने में भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम में, अगर आप लोग अभी से ही अपनी पढ़ाई को भी लेकर इतने सीरियस नहीं हो, जो कि आप लोग करियर बनाने वाली है। आप लोगों की आने वाली जो 30 से 40 साल की जो ज़िंदगी है उसको बेहतरीन बनाने वाली है, उस चीज़ के ऊपर भी आप लोग फोकस देने के लिए तैयार नहीं हो। तो कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो ये तो बता दो। ज़िंदगी में करना भी कुछ या ऐसे ही बस चल रही है जो भी चलने दो। सोचो यार इसके बारे में थोड़ा सा, इसके ऊपर थॉट जरूर देना, क्योंकि ज़िंदगी में अगर चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो इसी तरीके से सोचना जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बारे में सोच के अपने डिसीजन लिया करो, ठीक है। बाकी फीडबैक जरूर देना। जो भी सारी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम में स्टडी लवर वीर के नाम से, जहाँ पर 1,65,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग जुड़ जाइए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी एंजॉय करते रहिए, और लेक्चर का सही टाइमिंग आप लोग, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर लेक्चर जो है एक तरीके से ना, एक तो बच्चा बोल रहा है कि सर लेक्चर जो है 7 बजे डाल दिया करो। मैंने कहा यार थोड़ा पहले आ जाता तो क्या दिक्कत है। कह रहा सर मैं उठ नहीं पाता। मतलब एक ना कई तो अलग ही लेवल के प्राणी देखने को मिलते हैं, समझ रहे आप लोग। मतलब जिंदगी में अपना थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आओ, अगर रियलिटी में चाहते हो अपने एग्जाम को क्लियर करना।
वरना बहुत पीछे छूट जाओगे यार दुनिया में, ठीक है। तो डिसिप्लिन जरूरी है। तो इसको अच्छे से एंजॉय करो लेक्चर को। अगर लगता है आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है तो फीडबैक जरूर दे दिया करो, क्योंकि प्यार जो है बांटने से बढ़ता है। तो जितना अच्छे से बताओगे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।